अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आपके? मैं प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा अली, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, अभी इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। अभी थोड़ा सा हम वेट करते हैं ताकि कुछ लोग ज्वाइन कर लें, तो फिर हम सेशन का अपना बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का सेशन पहले तो हमने रखा था 4 बजे। नॉर्मली रमज़ान के बाद जो है हमने अपने जो सेशंस हैं उनकी टाइमिंग हमने 4 बजे कर दी है शाम को। लेकिन आज चूँकि थोड़ा सा मैं बिज़ी थी तो मैंने अपना सेशन जो है मैंने रात को 10 बजे जो है वो प्लान किया। और वैसे भी जो आज का टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे था कि आज अगर हम रात में करते हैं तो ज़्यादा लोग जो हैं इसको ज्वाइन कर सकेंगे। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम आदिल मसूद फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। अब्दुल कादिर, वेलकम, वेलकम टू द पेज। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेज पे जो है उसके मेंबर्स हैं और उसको ज्वाइन करते हैं, शेयर करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है वो कमेंट्स भी करते हैं और अपनी राय का भी इजहार करते हैं, सवालात भी पूछते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी जहनी सेहत के लिए। वेलकम अलियास अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का टू द पेज। वेलकम मोहम्मद रज़ाक, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। ज़िशान, वेलकम टू द पेज एंड फॉर ज्वाइनिंग। तो हम ये बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ के हवाले थे। जो लास्ट मैंने सेशन लिया था वो भी मेंटल हेल्थ पे था। मेंटल हेल्थ पे हमने जनरल हमने क्वेश्चंस लिए थे कि मेंटल हेल्थ क्या है, आप लोगों के कोई सवालात हैं तो उस पर बात करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये मेंटल हेल्थ और फॉरगिवनेस पे है। वेलकम मुजीबुर रहमान, आसिया नूर, वेलकम टू द पेज। शफक, वेलकम डॉक्टर शफक, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफक आपके ज्वाइन करने का। शफक आप इसको जो है ट्रस्ट के पेज पे भी शेयर कर दें, और जो हमारा HEC वाला इंस्टीट्यूट का पेज है, HEC ग्रुप है, वहाँ पे भी अगर आप इसको शेयर कर दें। अलमास, वेलकम। अलमास भी हमारी काफ़ी रेगुलर, काफ़ी सारे लोग हैं जो रेगुलरली इसको ज्वाइन करते हैं, तो वेलकम अलमास, ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आदिल आप भी रेगुलर हैं, आयशा नूर भी बहुत रेगुलर हैं, मुजीब भी रेगुलर हैं, रज़ाक भी बहुत रेगुलर ज्वाइन करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो हैं इसको ज्वाइन करते हैं, शेयर भी करते हैं, और कुछ ना कुछ यकीनी तौर पे आप लोगों को फ़ायदा भी होता होगा। ओके, अलियास अहमद, वेलकम। ओके, एडमिशन लेना चाहते हैं जी। हमारे जो एडमिशन्स हैं ये अक्टूबर में इंशाल्लाह अनाउंस होंगे। अगर आप मेरा पिछला प्रोग्राम देखें तो वो कैरियर इन साइकोलॉजी से रिलेटेड ही था, तो उसमें काफ़ी मैंने डिटेल बताई है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। ओके हबीब, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। तो हम मेरे हाथ से स्टार्ट कर देते हैं। मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि एक थॉट जो है आज के टॉपिक से रिलेटेड एक थॉट जो है वो भी प्रोवोक हो, और हम अपनी अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू जो है गौर फिक्र हमें करना चाहिए। जो भी चीज़ हमारे लिए बेहतर होती है, हमारी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर आती है और ज़िंदगी का हिस्सा होती है, उसके बारे में अगर हम गौर फिक्र करते हैं तो हमारी सोच जो है वो ब्रॉड होती है और रोशन ख्याली जो है वो पैदा होती है, और हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने के काबिल होते हैं और अच्छी ज़िंदगी जो है गुजारते हैं पॉजिटिवली, हेल्दी तौर पे। तो जो आज का टॉपिक है ये है जहनी सेहत और फॉरगिवनेस, यानी मेंटल हेल्थ एंड फॉरगिवनेस, यानी कि जहनी सेहत और दरगुजर करना, माफ़ करना जी। वेलकम मारोश जी। आज का टॉपिक मैं बता रही हूँ, आज का टॉपिक है फॉरगिवनेस एंड मेंटल हेल्थ। तो फॉरगिवनेस का मतलब है माफ़ करना, दरगुजर करना, छोड़ देना, लेट गो करना। ये लफ्ज़ आपने काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी राय भी इसके बारे में दीजिए कि आप लोग क्या समझते हैं कि फॉरगिवनेस और मेंटल हेल्थ का क्या ताल्लुक है। थोड़ा सा मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बता देती हूँ, और फिर आप लोग जो कमेंट्स करेंगे इससे रिलेटेड जो आपके ओपिनियंस हैं, ये एक्सपीरियंसेस हैं, फिर मैं वो क्वेश्चंस लूँगी और उसके बारे में फिर हम बात करेंगे कि फॉरगिवनेस से रिलेटेड क्या मिथ्स हैं और फॉरगिवनेस के क्या रूल्स होते हैं, और देन हम इस टॉपिक को आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे इस वीक में। तो सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि जहनी सेहत। तो जहनी सेहत क्या है? जहनी सेहत जो है ये सिर्फ
बीमारी के ना होने का नाम नहीं है। मेंटल हेल्थ इज़ नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। मेंटल हेल्थ जो है, इसमें इंसान जो है अपनी सारी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अपने माशरे के अंदर एक फ़ॉल किरदार अदा करने का नाम है कि अपनी जितनी भी आपकी पोटेंशियल्स हैं, आपकी सलाहियतें हैं, उनको आप यूटिलाइज़ करें और प्रोडक्टिवली अपनी सोसाइटी के अंदर जो है एक अच्छा किरदार अदा करें। अच्छा किरदार अदा करने का मतलब है कि आप जिस भी रोल के अंदर हैं, जो भी आपका रोल है, उसको आप अपनी डेली फंक्शनिंग के अंदर किस किस तरह से अपने काम काज जो है वो अंजाम दे रहे हैं। वेलकम मैडम नसरीन। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एंड आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जो कि हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की भी डीन है। थैंक यू मैडम। मैडम हमेशा ज्वाइन करती हैं और मैडम हमेशा इनकरेज भी करती हैं, तो थैंक यू मैडम। आपके अल्फाज, आपकी इनकरेजमेंट जो है वो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू उम्मे हरम, मुसरत मकसूद फॉर ज्वाइनिंग, उज़मा मुश्ताक फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, सनोबर एंड उम्मे हरम एंड सलमा शकील, ये लोग भी हमारे रेगुलर जो है हमारे व्यूअर्स हैं जो रेगुलर ज्वाइन करते हैं। तो हम ये बात करते हैं जहनी सेहत की। तो जहनी सेहत का मतलब है कि के अंदर जो भी आपने सीखा है उसको अदा कर सकें, प्रॉपर तरीके से अपनी डेली लाइफ की जो फंक्शनिंग है वो कर सकें, अपना किरदार जो है वो प्रॉपर तरीके से अदा कर सकें, और कोई ना कोई आप अपने माहौल के अंदर जो है आपका किरदार हो चेंज लाने के लिए, यानी एक पर्पसफुल लाइफ जो है आप वो गुजार सकें। तो जहनी सेहत का क्या ताल्लुक़ है माफ़ी के साथ, या जहनी सेहत का क्या ताल्लुक़ है फॉरगिवनेस के साथ? तो आप क्या समझते हैं कि क्या फॉरगिवनेस यानी माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना, अपने अंदर जो नेगेटिव आपने छुपा के रखा हुआ है, ग्रजेस रखी हुई हैं दूसरे के बारे में, या दूसरे की वजह से अगर आपने गुस्सा रखा हुआ है, या किसी ने आपको अगर हर्ट किया है तो वो हर्ट फीलिंग आपके अंदर है, या किसी के बारे में अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है या दुख दिया है या आपके साथ बुरा सलूक किया है, या बुरा सलूक नहीं किया, उसने अपना कोई बिहेवियर ऐसा शो किया है जिसकी वजह से आपको बुरा लगा है, या आपके कोई नेगेटिव इमोशंस अगर हो गए हैं, तो क्या उसकी वजह से ऐसा है कि आपके अंदर गुस्सा है और उस गुस्से की वजह से आप स्ट्रेस में रहते हैं, या उस गुस्से की वजह से आप परेशानी में रहते हैं या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, या उस गुस्से की वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने रोज़मर्रा के कामकाज नहीं कर पाते, या वो जो नेगेटिव इमोशन, वो जो गुस्सा आपने अपने अंदर रखा हुआ है, या वो जो स्ट्रेस आपने अपने अंदर रखा हुआ है, क्या वो ऐसा है जो कि आपकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम का बायस बन रहा है, एंजाइटी कॉज कर रहा है या डिप्रेशन कॉज कर रहा है, या फिर आपको आगे बढ़ने से जो है रोक रहा है, आपके ताल्लुकात को ख़राब कर रहा है, या वो ऐसा है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज़ को या और दूसरी डिजीज़ को जो है कॉज, क्या ऐसा है? आप क्या समझते हैं कि क्या गुस्सा अंदर रखना या माफ़ ना करना, दरगुजर ना करना, क्या ऐसा है कि जो हमारे लिए तकलीफ़ का बायस है? क्या ऐसा है कि वो हमें स्ट्रेस में कॉज करता है या हमें डिप्रेशन की तरफ जो है वो ले जाता है? आप क्या समझते हैं? मैं थोड़ा सा आपको टाइम देती हूँ ताकि अगर आपके कुछ ऐसे व्यूज़ हैं तो आप शेयर करें और फिर हम आगे चलते हैं इसको लेके। तो लेट्स वेट कि आप लोग क्या समझते हैं। ओके, कि क्या है, क्या वाकई गुस्सा रखने से लाइफ मुश्किल हो जाती है? क्या वाकई गुस्सा रखने से मेंटल स्ट्रेस होता है? क्या वाकई माफ़ ना करने से जहनी सेहत ख़राब होती है, या माफ़ कर देने से आप अच्छा फ़ील करते हैं, बेहतर फ़ील करते हैं, आपको लगता है कि आप पुरसकून हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी जो है बहुत आसान हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है? आप क्या समझते हैं? ओके, अच्छा, हबीब ने लिखा है सिंपल रूल इज़ टू बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। ठीक है, हबीब ने लिखा है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ सही रहती है। बिल्कुल ठीक है। फॉरगिवनेस इज़ टू फॉरगिव समवन इन स्पाइट ऑफ हैविंग द पावर टू टेक रिवेंज। अच्छा, आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका मतलब है कि आप दूसरों से भी पूछना चाह रहे हैं या आप मुझसे भी पूछना चाह रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि फॉरगिवनेस जो है आप किसी को माफ़ कर दें, आपके पास पावर है कि आप उससे बदला ले सकते थे लेकिन फिर भी आपने माफ़ कर दिया है, तो वो फॉरगिवनेस है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम अपने देखें, पास्ट में जाएं और हमें अपने इस्लामी वाक़या, जो हमारे पास्ट में डिफरेंट वाक़यात भी गुजरे हैं, स्पेशली जो अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री या इस्लामी तारीख़ पढ़ते हैं तो बहुत सारे हमें अपनी इस्लामिक तारीख़ में ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसमें हमारे सहाबा कराम जो थे बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने बदला, या रसूल पाक बदला ले सकते थे जब बहुत ज़्यादा कफ़ार ने उनको सताया था, लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया, उन्होंने माफ़ कर दिया। स्पेशली इसकी मिसाल हमें मिलती है फ़तह मक्का से, कि जब मक्का में दाखिल हुए और वहाँ पे
हज़रत अली ने बुतों को तोड़ा और मक्का के अंदर भी दाखिल हो गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर जो जितने भी लोग थे कफ़ार थे, तो उनको रसूल पाक ने सबको माफ़ कर दिया था। तो ये हमें मिसालें अपने माजी से मिलती हैं जिनसे हम सबक सीख सकते हैं। तो मुझे जी मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, फिर मैं अपनी बात की तरफ वापस आऊँगी कि जो हम आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किया, ताकि मेरी भी कुछ लर्निंग हो जाए। मैं अभी आप लोगों से बहुत कुछ सीखती रहती हूँ, जिससे मुझे अपने आगे आने वाले सेशंस को प्लान करने में, अपनी रिसर्च को इन्हांस करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो सनोबर ने लिखा है, पीपल हैव ग्रजेस इन हार्ट सप्रेस्ड बट डोंट नो दिस इज़ हार्मफुल। ओके, बहुत सारे यानी सनोबर जो है ये भी हमारी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो समझती हैं कि लोग जो हैं लोगों के बारे में जो है मनफी बातें जो है अपने दिल के अंदर रख लेते हैं और उसको कहते नहीं है, यानी कि वो दबा देते हैं और अंदर रिप्रेस कर देते हैं, और सब टाइम उनको ये भी नहीं पता होता कि हमारे लिए हार्मफुल है। उनको लगता है कि ये चीज़ें दबाने से जो है वही बेहतर है, वही मसले का हल है। अगर हम दबा देंगे तो ही जो है हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि दबाने से वो चीज़ें उन्हीं को हर्ट कर रही होती हैं फिज़िकली। अब किस तरह से करती हैं इस पर हम लेटर ऑन बात करेंगे। माफ़ करना मुश्किल है, जी बिल्कुल आयशा नूर, माफ़ करना मुश्किल है, आसान नहीं है, वाकई में मुश्किल है। लेकिन इसको किस तरह से हम कर सकते हैं या कैसे हम माफ़ करना सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। फॉरगिवनेस, उम्मे हरम ने लिखा है, फॉरगिवनेस इज़ अ पावर actually that sets a person free from any external acts so that it could not affect that person later on। जी बिल्कुल, forgiveness जो है ये एक हथियार है, एक स्किल है, एक पावर है, आपकी एक खूबी है। यूँ समझ लें कि आपके अंदर एक खुसूसियत है, एक करेक्टरिस्टिक है, एक हुनर है आपके अंदर, एक पावर है जो अगर आपके अंदर आ जाती है या आप इसको सीख लेते हैं लर्न करना, या इस एक्सपीरियंस से गुजर जाते हैं, आप इसका तजुर्बा कर लेते हैं अगर आप फॉरगिव करने का एक दफ़ा, तो इसका मतलब है कि आप जो है आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशन है, जिसने आपको परेशान किया हुआ है, जिसने आपको हर्ट किया हुआ है, जो हर वक्त आपको पेन में रखता है, तकलीफ़ में रखता है, उस तकलीफ़ से आप बच जाते हैं या उस तकलीफ़ से आप छुटकारा पा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम गुब्बारे में हवा भरते हैं और गुब्बारा फूल जाता है, और जब हम उसको हवा को निकालते हैं तो बिल्कुल हम रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों ने करके कभी देखे होंगे। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हमें हमारे अंदर बहुत सारा गुबार होता है या गुस्सा होता है, जब हम उसको निकाल देते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पुरसकून हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब मैं गुस्सा किसी पे निकाल देता हूँ तो फिर बाद में मुझे रिग्रेट फील होता है। तो जो ये रिग्रेट है ये भी हमें हर्ट कर रहा होता है। तो क्या हम ऐसा करें कि हमें रिग्रेट फील भी ना हो और हम अपनी बात भी कह दें और हम जो है माफ़ भी कर दें और हम अच्छी ज़िंदगी भी गुजारना शुरू कर दें। तो जो फीलिंग ऑफ हर्ट है, एंगर है, रिग्रेट है, ये तीनों ही चीज़ें हमारे लिए जो है स्ट्रेस का बाइस बनती हैं, और लेटर ऑन स्ट्रेस हमें फ़िज़िकल डिज़ीज़ की तरफ भी लेके जा रहा होता है और जो साइकोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं उनकी तरफ भी लेके जाता है। यानी हमें इमोशनली भी वो स्ट्रेस आउट करता है, हमें हर्ट करता है, हमें नफसियाती बीमारियों की तरफ लेके जाता है, और हमें फ़िज़िकली भी हर्ट करता है, क्योंकि हमने हर चीज़ को अपने अंदर ही अंदर जो है हमने दबा के रखा हुआ होता है। अच्छा, उम्मे हरम ने फर्दर आगे लिखा है, अ पर्सन नीड्स ह्यूज स्ट्रेंथ टू फॉरगिव एंड रिजॉल्व द मैटर फॉर द सेक ऑफ हिज और हर बेटरमेंट एंड इट टेक्स टाइम। ओके, ये जी बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो क्या क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं जिससे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इस पर हम यकीनी तौर पे हम बात करेंगे। और जो 1 महीना हमने ऑनलाइन सेशंस चलाए हैं, हमारा मकसद यही था कि कौन कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिन पे हम बात करें। अपने आप को पहले हमें पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है, पहले छोटी छोटी चीज़ों पे हमें काबू पाने की ज़रूरत है, फिर ही हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम माफ़ी जो है वो हम कर सकें, जो कि बहुत से लोगों को लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है। और हमने इसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया कि इट्स नॉट अ इजी प्रोसेस, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। ओके, और ये बेटरमेंट है आपके लिए। बिल्कुल माफ़ कर देना जो है उस पर्सन के लिए जिसने माफ़ किया होता है। और जो माफ़ सम टाइम ये भी होता है कि बहुत से ऐसे लोग जिनको हमने हमारी बातचीत अब नहीं है, या पहले कभी माजी में थी, या बचपन में किसी ने हमें हर्ट किया था और वो फीलिंग्स हमारे अनकॉन्शियस में, हमारे लाशऊर में चली गई, हमारी मेमोरी में चली गई, और अब हमें वो सताती हैं, तंग करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स का बाइस बनती हैं, और हम जो है वो गुस्सा और वो कॉन्फ्लिक्ट्स अपने अंदर ही अंदर रखे हुए होते हैं, हमें खुद पता भी नहीं होता है। तो वो शख्स जो था जिसने बचपन में हमारे साथ कुछ किया था, अब हमारे सामने भी नहीं है, तो वो ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो हमसे माफ़ी मांग सके। तो क्या हमें अभी भी उसको माफ़ कर देना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माफ़ करना है ये सिर्फ आपके अपने लिए है। अगर आप माफ़ कर देंगे, आप माफ़ करना सीख लेते हैं, आप माफ़ कर देते हैं, आप लेट गो कर देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाती है।
तो माफ़ी या फॉरगिवनेस, दिस इज़ फॉर यू। और आप रिलीज होंगे उस एंगर से, उस हर्ट फीलिंग से, उस गिल्ट की जो फीलिंग है उसके साथ, या जो नेगेटिव इमोशन आपके अंदर अगर है, बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस होते हैं क्योंकि हम इस ज़िंदगी में जब आए हैं तो हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी होते हैं, मुश्किलात भी होती हैं, हम बहुत से पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से गुजरते रहते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, हम दरगुजर कर देते हैं। कभी कभार कुछ बड़ी चीज़ें भी ऐसी हो जाती हैं जो कि किसी किसी के लिए बहुत बड़ी होती हैं और किसी के लिए माइनर होती हैं, तो वो उसे इग्नोर नहीं कर पाता या अपने दिल में उसको और रख लेता है। और कभी कभार ये होता है कि हमारे देखने का, समझने का, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का तरीका ऐसा होता है कि हम उसको गलत तरीके से परसीव कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें लग रहा होता है कि उसने मेरे साथ बुरा किया है, जबकि वो एक्चुअल में सम टाइम बुरा नहीं होता, और कभी कभार वो बुरा भी होता है। दोनों चीज़ें उसमें होती हैं। तो उसमें ये भी हमें देखना होता है कि हम अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो वो किस तरह से होगा। तो इस पर भी अभी मैं आऊँगी, थोड़ा सा बताऊँगी कि जब हम थेरेपी करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं। अलमास ने लिखा है, फॉरगिवनेस इन इस्लाम आल्सो लीड टू पॉजिटिविटी, लाइकवाइज इन लाइफ टू फॉरगिव समवन इज़ टू मेक योर सेल्फ फील रिलैक्स, एंड आई थिंक व्हाट्स द UAE ऑफ टेकिंग रिवेंज। ओके, बिल्कुल ऐसा ही है कि फॉरगिवनेस जो है वो पॉजिटिविटी लेकर आती है, हमारी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी करती है। इस्लाम से ही हमें ये, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और पॉजिटिव प्रिंसिपल्स जो से हमें पता चलता है, और उससे ही हमारी आगे जो है हमारी लर्निंग भी होती है। और इस्लाम के अलावा बाकी जो मज़ाहिब हैं उनमें भी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में जो है बताया गया है, फॉरगिवनेस के बारे में भी बताया गया है। तो जो मॉरल एथिकल प्रिंसिपल है वो यही है कि अगर हम लोगों को या अपने आप को या दूसरे लोगों को अगर हम फॉरगिव कर देते हैं तो बेसिकली हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि ये इमोशन जो है हमने अपने अंदर रखा हुआ होता है। तो तब्दीली कहाँ से हमें लेके आनी है? अपने अंदर से, ताकि हम उस से फ्री हो जाएं और अपनी ज़िंदगी को हम बेहतर बना लें। सलमा ने लिखा है, इफ़ वी फॉरगिव समवन बट अनदर पर्सन रिमेन्स शो एटीट्यूड, व्हाट शुड वी डू। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ है, या फॉरगिवनेस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिस पे अभी मैं थोड़ी देर में बात करूँगी कि हमें क्या करना चाहिए उस पर्सन के साथ जो कि दोबारा से वही एटीट्यूड जो है जिसने रखा हुआ है। थैंक यू अदरीस फॉर ज्वाइनिंग। किसी का बुरा सलूक आपको अंदर ही अंदर ख़त्म, कुछ ना बोलें लेकिन किसी कैसे सोच ख़त्म करें। ओके, यानी किसी का बुरा सलूक आपको अंदर ही अंदर जो है वो ख़त्म कर देता है, कुछ ना बोलें लेकिन कैसे ख़त्म करें। जी बिल्कुल, इसमें हमें थोड़ा सा अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज करना होता है। अपने आप को इज़र्टिव जो है हमें वो करना होता है। इस पर इज़र्टिव ट्रेनिंग जो है हमारी आ रही है इसी वीक में, अब वो अटेंड कीजिएगा कि या कम्युनिकेशन के क्या स्टाइल्स हो सकते हैं, किस तरह से हम बात करें कि लोग जो हैं हमें जो है हमें अंदर ही अंदर हर्ट ना करें। तो उसमें हमारा कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होना, जो या ऐसे अल्फाज किस तरह के हम इस्तेमाल करें या रवैया कैसे रखें, वो बहुत ज़्यादा जो है रोल प्ले करता है। फॉरगिव बाय फॉरगेट, अच्छा, ये मुजीबुर रहमान ने लिखा है कि फॉरगिव बाय फॉरगेट का मतलब मुझे जो समझ आ रहा है मुजीब आपकी बात से कि यानी भूल जाएं, और फॉरगिव कर दें का मतलब है भूल जाएं। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि भूल जाना जो है वो फॉरगिव करना है, तो इस पर मैं अभी आऊँगी जब मैं मिस की बात करूँगी कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। ये एक मिथ है कि आप भूल जाएं, यानी भूल जाएं और फॉरगिव कर दें। अलमास ने लिखा है, वन शुड नॉट कीप ग्रजेस इन हार्ट, ऑलवेज एक्सप्रेस योर सेल्फ वेदर इट इज़ द लव और हेट। ठीक है, यानी आप समझती हैं कि अंदर ग्रजेस नहीं रखनी चाहिए, आपको एक्सप्रेस कर देना चाहिए। एक्सप्रेस इस तरह से करें कि दूसरा पर्सन जो है वो हर्ट ना हो। वो हर्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर आपको बाद में गिल्ट फीलिंग्स भी नहीं होंगी। माई क्वेश्चन वॉज, इफ़ वी डोंट हैव द पावर टू टेक रिवेंज देन हाउ दिस इज़ फॉरगिवनेस। देखिए, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम रिवेंज लेने की पावर में होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है हम रिवेंज लेने की पावर में नहीं होते हैं। दोनों सूरतों में फॉरगिवनेस जो है ये आप ही के बेनिफिट के लिए जो है, क्योंकि हम जब ये कह रहे हैं कि फॉरगिव कर देना जो है ये आपके फ़ायदे के लिए है, तो चाहे आप पावर में थे चाहे आप पावर में नहीं थे, यानी हम उसके लिए भी तो फॉरगिवनेस कर रहे हैं ना। जो शख्स अब इस दुनिया में नहीं है, जिसने हमारे साथ बुरा किया और उसके बारे में मेरे अंदर बहुत सारे मनफी जज्बात हैं, लेकिन वो इस दुनिया से चला गया, तो अब मेरे पास पावर नहीं है कि मैं उससे जो है बदला ले सकूं।
तो उस सूरत में भी माफ़ कर देना जो है वो ही बेहतर होता है, क्योंकि माफ़ी जो है वो हमारे लिए है, या अगर आपसे मैं मुखातिब हूँ कि आप माफ़ी कर देना उस इंसान के लिए बेहतर है जिसने अपने अंदर नेगेटिव इमोशन रखा हुआ है। तो बेसिकली जो फॉरगिवनेस है ये हमें एक टेक्निक है जो हमें हेल्प आउट करती है अपने नेगेटिव इमोशंस को, गुस्से को, एंगर को, हर्ट फीलिंग को रिलीज़ करने में, क्योंकि ये मेरे लिए है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिसने मेरे साथ बुरा किया था वो मेरे सामने है या नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिसने मेरे साथ बुरा किया था, अगर मैं उसको माफ़ कर दूंगा उसको पता भी चले। ठीक है, इस पर अभी हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल क्या है फॉरगिवनेस के अकॉर्डिंग टू जो साइकोथेरेपी है। ओके, हबीब ने लिखा है, एंगरनेस ब्रीड नेगेटिविटी, ग्रजेस एंड थिंकिंग ऑफ रिवेंज एंड ऑलवेज इट ब्रिंग्स स्ट्रेस एंड अदर फिजिकल। जी बिल्कुल, इसमें आपकी रिवेंज की फीलिंग्स होती हैं कि मैं उससे बदला ले लूँ, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम नहीं ले रहे होते बदला, लेकिन अंदर ही अंदर वो बदले की आग जो है वो हमारे अंदर पक रही होती है, जो हमें हर्ट कर रही होती है। तो उसके लिए फिर फॉरगिवनेस अगर हम करते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से जो है हम बच जाते हैं। Some of Quranic verses also instructing us for forgiveness as well known about such practical example, but madam you are expected to guide us through acceptance and commitment therapy. यू आर एक्सपेक्टेड टू, अच्छा आप समझ रहे हैं कि एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट थेरेपी के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगी। जो अभी जितना हमसे हो सकेगा आज हम उस पर बात करेंगे, और देन अगर हमें लगेगा कि आगे थेरेपी की कुछ टेक्निक्स भी बतानी है तो हम लेटर सेशन में इस पर हम बात करेंगे। इफ़ यू हैवेंट एनी पावर टू अल्लाह पर छोड़ दें, स्टोरी खुद रिपीट होगी और माफ़ करना मुश्किल सही कर दें, सुकून में आ जाएंगे। ठीक है, शुएब ने लिखा है, मैडम आई हैव फॉरगिवन, नो अर्ज फॉर रिवेंज, बट आई कैन नॉट फील लव फॉर दोज हु हर्ट मी, आई एम स्टिल फीलिंग हेटेड फॉर दोज मी, हाउ कैन आई डिलीट हेट्रेड, कहाँ गया, हाउ कैन डिलीट हेट्रेड अगेंस्ट देम फ्रॉम, ओके एक सेकेंड, फ्रॉम माई, अच्छा ये पूरा ओपन नहीं हो रहा, एक सेकेंड। ओके, यानी आपको लग रहा है कि कोई उसके बारे में जो आप नहीं समझते कि आपको उससे बदला लेना है, लेकिन आपको उससे प्यार भी नहीं है। तो प्यार करना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उससे, जिसको आपने माफ़ कर दिया है, फिर से आप उससे प्यार करने लगें या उसके साथ आप कोई ताल्लुक़ रखें। लेकिन अगर स्टिल हेट्रेड की फीलिंग है तो इसका मतलब है कि जो माफ़ कर दिया है वो शौरी तौर पे किया है, कॉन्शियसली किया है, अनकॉन्शियसली जो हमारे लाशऊर के अंदर फीलिंग्स हैं वो अभी तक वही हैं। तो उसके लिए जो है फॉरगिवनेस थेरेपी जो है वो हम सजेस्ट करते हैं कि वो ले, वो कोई दूसरा पर्सन जो है, जो थेरेपिस्ट है वो आपको करा सकता है अनकॉन्शियसली कि किस तरह से आप उसको माफ़ करें। तो माफ़ी जो है हम कॉन्शियसली भी कर रहे होते हैं, हम अनकॉन्शियसली यानी दिल से भी करते हैं। फातिमा ने लिखा है, सम टाइम फॉर गिविंग समवन काम्स वंस ओन हार्ट, वी कैन मूव ऑन विद पॉजिटिव कोपिंग अप्रोच। ठीक है, यानी हम ठीक है हम माफ़ कर देते हैं और जो पॉजिटिव अप्रोचेस हैं कोपिंग की, उससे हम फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। वेलकम सबा आयशा फॉर ज्वाइनिंग। Forgiveness is a key through which we can balance our internal peace and positivity, protect our mental illness. बिल्कुल ऐसा ही है। Sometime we forgive people but the attitude of other never change. जी हम तो forgive कर देते हैं लेकिन दूसरे लोगों का attitude जो है वो change वाकई में नहीं होता है। I hand over my problem to Allah rather forgiveness. ठीक है, हम बहुत दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा ही करते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम्स को अल्लाह पे छोड़ देते हैं और हम फॉरगिव रादर फॉरगिवनेस, तो फॉरगिव हमने नहीं किया, हमने अल्लाह पे छोड़ दिया है। ठीक है, वेलकम डॉक्टर इकबाल फॉर ज्वाइनिंग। अदनान अलमास, आई हैव अ क्वेश्चन, फॉरगिवनेस इज़ ईजी बट व्हाट टू डू विद दैट थॉट्स और ग्रजेस विच इज़ डीप इनसाइड एंड अनकॉन्शियस कम इन माइंड। जी बिल्कुल, अभी मैं यही बात कर रही थी कि अगर आपकी ग्रजेस हैं और उससे रिलेटेड बार बार थॉट्स आ रही हैं तो इसका मतलब है कि फॉरगिवनेस जो है वो हमने अभी तक इंटरनली फॉरगिव नहीं किया है, या अनकॉन्शियसली जो है अभी हमने फॉरगिव नहीं किया है। वो फीलिंग कहीं ना कहीं जो है अंदर मेरे है जो मुझे हर्ट करती है, जिसके लिए फिर फॉरगिवनेस थेरेपी जो है इंडिविजुअल थेरेपी उसमें हम करते हैं, वो हेल्प आउट कर रही होती है। अच्छा, थोड़ा सा हम बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। मैम आई हैव अ क्वेश्चन बट इट्स नॉट रिलेटेड टू टॉपिक, तो लेटर ऑन आप इनबॉक्स करके उसको जो है आप पूछ सकते हैं ताकि अब टॉपिक से रिलेटेड ही हम बात करें, क्योंकि फिर हमारा टाइम जो है वो शॉर्ट रह जाता है।
तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी मिथ्स पे। अभी जो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आए भी हैं, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मिथ्स से रिलेटेड है। मिथ्स का मतलब होता है यानी हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि फॉरगिवनेस इस तरह से होती है, लेकिन जब हम तहकीक करते हैं या हम रिसर्च करते हैं या बहुत सारी जब रिसर्चेस से हमें पता चलता है या जो हमारी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्पेशली जो हम क्लाइंट्स के साथ जब हम डील करते हैं, उनके साथ जब हम थेरेपी कर रहे होते हैं, उससे जो हमें पता चलता है, तो हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं या बहुत सारी ऐसे जो हैं बातें जो हैं वो फॉरगिवनेस के साथ जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली में वो उस तरह से फॉरगिवनेस हो नहीं पाती। सो पहला तो इसमें यह है कि अदर पर्सन इज़ राइट, नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फॉरगिवनेस करना मुश्किल क्यों होता है? मुश्किल इसलिए होता है कि लोग ये समझते हैं, जो बहुत सारे हमारे लोग जो हम जिनसे हम मिलते हैं या हम जिनके साथ हम थेरेपी सेशंस कर चुके हैं या जो हमें एक्सपीरियंस से पता चलता है, हमारी नॉलेज ये है कि लोग ये समझते हैं कि अगर मैं माफ़ कर दूंगा उसको जिसने मेरे साथ बुरा किया है, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो ठीक है, वो ठीक था जब भी तो मैंने उसको माफ़ कर दिया। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो बहुत सारे लोग जो है एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये एक हम समझते हैं कि एक मिथ है। ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं किसी को माफ़ कर दूं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि वो सही था। वो हो सकता है जो जो बिहेवियर उसने अपनाया था वो उसके नज़दीक सही हो, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें या हम अपने लिए देखें तो हमारे लिए वो बिहेवियर जो है वो राइट नहीं है, या हमें हमें ऐसा लगता है या हमारी लिमिटेशन में, हमारी बाउंड्रीज़ में या हमारी वैल्यूज़ के साथ वो जो है यानी नहीं मैच कर रहा होता, तो हमारे लिए वो बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है। या उसने मुझे हर्ट किया है तो मेरे लिए वो ठीक नहीं है, या मेरे जो ह्यूमन राइट है और उसने हर्ट किया है तो मेरे लिए वो चीज़ या मुझे वो चीज़ नहीं पसंद, तो मेरे लिए वो बिहेवियर हर्ट का बायस है। और उसके लिए अगर मैं माफ़ कर दूंगा तो वो बिहेवियर ऐसा नहीं होगा कि वो ठीक हो जाएगा। वो बिहेवियर अगर मुझे लग रहा है कि वो सही नहीं है या उसने, अगर मैं माफ़ कर दूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो किया था मेरे साथ वो सही था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप माफ़ कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। तो ये एक मिथ है जिसको हमें डिस्कस करने की और हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत होती है माफ़ करने से पहले। अगर हमें लगता है कि हम माफ़ नहीं कर पा रहे तो हमें ये जानने की ज़रूरत है तो क्या मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं अगर उसे माफ़ कर दूंगा या मैं माफ़ उसे कर दूंगी तो उसका ये मतलब होगा कि वो ठीक है? क्या मैं ऐसा समझता हूँ? मुझे ये जानने की ज़रूरत है। ओके, सेकंड मिथ ये होता है कि व्हाट हैपेंड इज़ ओके। अगर मैं बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं जिनके, या बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे हम बातचीत करते हैं या हमें जो रिसर्च से पता चलता है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर मैं माफ़ कर दूंगा तो इसका मतलब है कि जो भी वाक़या हुआ था या जो भी इंसिडेंट हुआ था या जो भी इवेंट हुआ था, इसका मतलब है वो ओके है, वो ठीक है। तो बहुत से लोग जो हैं माफ़ करना उनके लिए इसलिए मुश्किल हो जाता है कि उनको लगता है कि अगर हम माफ़ कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हादसा हुआ था, वो जो वाक़या हुआ था, वो जस्टिफाइड था, वो ठीक था। तो इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर मेरे माफ़ कर देने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो जो वाक़या हुआ था या जिस उसने मुझे अगर हर्ट किया था तो वो ठीक था। हम उसको ठीक या गलत हम नहीं कह रहे हैं, हम माफ़ इसलिए कर रहे हैं, या हम अगर सोच रहे हैं अपनी अपनी थिंकिंग को, नेगेटिव थिंकिंग को, गिल्ट को, एंगर को, रिजेंटमेंट को अगर मैं रिलीज़ कर रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ कि ठीक है मैं जाने दूँ, मैं छोड़ दूँ उसको, या ठीक है जो भी हुआ सो हुआ, मैं उसको जाने देता हूँ, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी उसके बारे में जो है सोच सोच के ख़राब करूँ, ठीक है मैंने माफ़ किया। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो कुछ हुआ था वो ठीक था, वो गलत था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन चूंकि उसने ऐसा किया, वो उसकी विल थी या उसकी लर्निंग थी, उस पर मैं अभी थोड़ी देर बाद जो है मैं बात करूँगी कि उसने ऐसा क्यों किया। तो बेसिकली हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि अगर हमने किसी को माफ़ करना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो कुछ भी उसने किया था वो सही किया था। हाँ, उसका कोई वटेवर जो भी हो, वटेवर सो रीज़न उसका कोई ना कोई हो सकता है। तो ये बात, पहली बात तो ये कि वो पर्सन ठीक नहीं था, मुझे ये जान लेना है कि अगर मैं माफ़ कर रहा हूँ तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो। दूसरा ये कि जो कुछ भी हुआ था, हमें लगता है कि अगर हम माफ़ कर देंगे तो इसका मतलब है वो जो कुछ भी हुआ था वो ठीक था, ओके था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं ये समझूं कि वो ओके है, वो ओके नहीं है। तो माफ़ करना उस सूरत में भी हमारे लिए अच्छा होता है, चाहे वो चीज़ ओके नहीं भी हो। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि पर्सन फॉर गिविंग विल बिकम अ डोरमेट। बहुत दफ़ा लोग ऐसा समझते हैं कि अगर मैं माफ़ कर दूंगा तो इसका मतलब है कि मैं तो बदला ले नहीं सकता, या मैं तो बुज़दिल हूँ और मैं कुछ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो माफ़ कर देना, आपने देखा होगा कि माफ़ करना बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुश्किल है। तो मुश्किल काम कौन करता है? जो बहादुर होता है।
जिसमें हिम्मत होती है, जिसमें जो स्ट्रांग होता है, जिसके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि नेगेटिव चीज़ों के होते हुए, अपने साथ बुरा होते हुए जो है वो दूसरे को छोड़ दे और अपने आप को पॉजिटिव कर ले और अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव कर ले, और ज़िंदगी में सारी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के नेगेटिव वाक़यात को जो है उनसे सबक सीख के कि क्या क्या उसमें गलत हुआ था ताकि वो आइंदा मैं ना करूं, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। तो वो शख्स तो ज़्यादा ब्रेव हुआ, ज़्यादा बहादुर हुआ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। इसका मतलब है कि जो माफ़ कर देना है ये बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग करता है और ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ्स को जो है बहादुर कर देता है। ओके, आप सबकी पास भी वीडियो रुक रही है। अच्छा, आपको लग रहा है कि वीडियो रुक रही है? मैं थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेती हूँ। ओके अच्छा, बाय फॉरगिविंग विल दिस विल हैपन अगेन। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर मैं माफ़ कर दूंगा तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो हुई थी पहले ये दोबारा हो जाएगी। तो अभी किसी ने पीछे जो है एक दो लोगों ने कहा भी कि माफ़ कर देने का मतलब है कि आप उसी इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं तो वो चीज़ बार बार होती रहेगी। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे साथ अगर कोई चीज़ बुरा हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम माफ़ कर देने के बाद उसी पर्सन से, अगर उसने मेरे साथ बुरा किया था तो मैं उसको दोबारा से मौका दूं कि वो मेरे साथ बुरा करे, या अगर उसने मुझे अब्यूज़ किया था तो मैं फिर से उसको मौका दूं कि वो मुझे अब्यूज़ करे। वहाँ पे हम ये भी करते हैं कि हम अपने हक़ के लिए खड़े होना या अपने राइट के लिए बात करना भी सिखाते हैं क्लाइंट को, या हमें अपने अंदर ये करेज भी लानी चाहिए। और जो लोग आपको लगता है कि आपके साथ नुकसान पहुंचा देंगे, बुरा कर देंगे, तो उन्हें हमें अवॉइड करना है। ज़रूरी नहीं कि उनके साथ हम पुराना रिलेशन जो था हम वो बना के रखें या ऐसे मौके आने दें कि वो फिर से जो है हमें हर्ट करे। तो हमें माफ़ कर देने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर मैं माफ़ कर दूंगा तो वो दूसरा पर्सन समझेगा कि मैं फिर से इसे अब्यूज़ कर सकता हूँ, फिर से मैं इसे बुरा कर सकता हूँ। तो माफ़ी के साथ साथ हमें अपने आप को एम्पावर भी करना है, हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा करना है कि फिर से कोई हमारे साथ बुरा नहीं ना करे। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सम टाइम हमारे अंदर इतनी पावर नहीं होती या हम इतने बड़े नहीं होते, या बहुत सारे ऐसे बचपन के वाक़यात होते हैं जिसमें हमें अपने पेरेंट्स पे सम टाइम गुस्सा होता है, अपने बड़े बहन भाइयों पे होता है सम टाइम, और जो हमारे लोग इर्द गिर्द होते हैं बुली होते हैं, और वो जो एंगर या गुस्सा बचपन में था वो हमारे साथ सम टाइम बड़ा हो जाता है और उसको हम अनकॉन्शियस में हम पुश करते जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हम बहुत छोटे थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे, हम अपना दिफा नहीं कर सकते थे या हम अपने लिए बोल नहीं सकते थे। तो अब हमारे पास मौका है, हम सीख सकते हैं ना। अब आप भी सब बड़े हैं जो अभी इस वक्त अटेंड कर रहे हैं, तो कभी अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कभी ऐसा था कि गुस्सा था और जिसकी वजह से आपने ग्रज अपने अंदर कभी रखा हुआ था, या आपके कोई मिलने वाले कोई भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं जिन्होंने रखा हुआ था, तो अब तो वो बड़े हो गए हैं ना, तो अब वो सीख सकते हैं माफ़ करने के बाद कि अपना डिफेंड कैसे करना है या अपने आप को सेफ गार्ड कैसे करना है, या कौन से ऐसे मेथड हैं जिनके थ्रू हम अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है हम वो बेहतर बना सकते हैं। और बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ आपका रिलेशनशिप जो है, ठीक है ब्लड रिलेशन में तो हमें रहना ही होता है, वहाँ पे हम बेहतर कोपिंग करते हैं, या हमें कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते, हमें रहना ही होता है। और कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनमें हम छोड़ सकते हैं, उन लोगों के साथ ज़रूरी नहीं होता कि हम फिर से ताल्लुक़ रखें, या ज़रूरी नहीं होता कि उनके साथ हम दोबारा से जो है हम मिलें और उनको पसंद करें, तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन उनको माफ़ कर देना जो है वो हमारे लिए बेहतर है। हमें उनको माफ़ करके हमें अपने आप को जो है हमें रिलीज़ करना है, अपने आप को बेहतर करना है, अपनी मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हमें उसे बेहतर बनाना है। अच्छा, एक और इसके अंदर मिथ है जो मैंने लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन टू अवॉइड, यानी बहुत सारी लोग जो है वो माफ़ नहीं करते हैं, या उनको लगता है कि माफ़ करना मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं माफ़ कर दूंगा तो फिर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकूंगा, या माफ़ कर देने का मतलब ये है कि जो मैं भूल जाऊंगा, फिर मैं इजीली लोग जो है मुझे बेवकूफ़ बना लेंगे, या इजीली लोग जो है मुझे यूज़ कर लेंगे, या इजीली जो है मैं लोगों की बातों में फिर या एतबार करने लगूंगा, लोग मुझे धोखा दे देंगे। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप दूसरी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ जो है, यानी प्रॉब्लम सोल्यूशन कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, आप उन्हें लर्न कीजिए, अपना एतमाद को बहाल कीजिए, चीज़ों को सॉल्व करना जो है आप खुद करना जो है शुरू करें, ताकि आपकी डिपेंडेंसी अगर उन लोगों पे है तो वो ख़त्म होना शुरू हो। तो ऐसा मौका ना आए कि आप जो है अपनी इस एंजाइटी को, पेन को और अपने इस हर्ट फीलिंग को अपने अंदर ही रखें
और फिर आप माफ़ भी ना करें, और साथ में फिर आप ये भी सोचते रहें कि कहीं वो मुझे फिर से हर्ट ना कर दे, कहीं वो मुझे फिर से नुकसान ना पहुंचा दे। तो बजाय इसके कि हम इस फीलिंग्स को अपने अंदर रखें और हम माफ़ ना करें ताकि वो शख्स मुझे नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन वो शख्स जिसने मेरे साथ बुरा भला किया, ये उसका एटीट्यूड है, उसका बिहेवियर है, उसकी पर्सनालिटी है, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो फॉरगिव करना सीखे या अपने आप को बेहतर करे। एक्सक्यूज मी। अच्छा, एक और मिथ है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी। इफ़ आई डोंट फॉरगिव आई एम अ बैड पर्सन। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि मुझे माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, मैं क्यों माफ़ नहीं कर पाता, हर वक्त वो इसके बारे में सोचते रहते हैं। और उनको ये लगता है कि अगर मैं माफ़ नहीं करूँगा तो फिर मैं, इसका मतलब है मैं एक अच्छा इंसान जो है वो नहीं हूँ। तो माफ़ करना या ना करना सिर्फ से ही हम लेबलाइज नहीं करते अच्छा या बुरा इंसान। इंसान जो है बेसिकली पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ही दुनिया में आया है, और हर इंसान का जो बिहेवियर है, वो उसका जो इंटेंट है, यानी उसका जो पर्पस है, वो बेसिकली पॉजिटिव होता है। अगर हम ये सोचते हैं कि बचपन में मेरी वालदा ने या फादर ने मुझे बहुत मारा या डांटा, तो हो सकता है मैंने कोई ऐसी बात की हो या मैं ऐसी कोई शरारत की हो जिसकी वजह से जो है उन्होंने मेरे साथ सख्ती की, और जिसकी वजह से मुझे आज तक उनके ऊपर गुस्सा है और मैं उनके बारे में बुरा भला सोचती रहती हूँ या सोचता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं उन्हें माफ़ कभी भी नहीं कर सकता हूँ। कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे अंदर ये फीलिंग्स हों, लेकिन हम साथ में ये भी देखते हैं कि अगर उन्होंने मेरे साथ कभी ऐसा किया था तो मे बी उन्होंने ऐसा ही सीखा था कि ऐसे ही सिखाया जाता है, या उनकी तरबियत या उनका जो मेथड ऑफ टीचिंग था वो ऐसा ही था, उनको ऐसे ही पता था कि इस तरह से सिखाने से ज़्यादा अच्छी जो है आपकी ग्रोथ होगी या पर्सनालिटी होगी। तो वो जो लर्निंग अब मुझे मौका मिला है करने का, वो उनको नहीं मिली थी। तो मे बी अगर उन्होंने ये वो मेथड अपनाया है तो वो उनके नज़दीक जो है वो ठीक था, लेकिन चूंकि उसने मुझे हर्ट किया है, तो अगर मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा तो इसका मतलब है मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। तो इंसान बेसिकली अच्छा ही होता है, पॉजिटिव ही होता है, उसका जो बिहेवियर होता है वो अच्छा या बुरा होता है। और बिहेवियर जो है वो लर्नेबल होता है, यानी हम उसे लर्न कर सकते हैं। अगर कोई ख़राब बिहेवियर है, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, तो हम उसे तब्दील कर सकते हैं, हम उसे सीख सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं माफ़ करूँगा या नहीं करूँगा, तो इससे मेरे जो बिहेवियर्स हैं वो चेंज होंगे और मेरे अपने लिए फ़ायदेमंद होगा माफ़ जो है करना। तो बहुत से इसको हम रिलेट नहीं करेंगे अच्छा या बुरा होने से। हर इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं और बहुत सारी खामियाँ भी होती हैं। तो अगर मुझे लगता है कि मेरा माफ़ कर देना मेरे अंदर जो है स्ट्रेंथ पैदा करेगा, तो ये फिर मेरी एक खूबी बन जाएगी और मेरी ज़िंदगी में ये वाली खसूसियत जो है या ये जो पावर है, पावर टू फॉरगिवनेस, ये मुझे हेल्प आउट करेगी मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में। मैं बार बार पीछे की तरफ जो है वो नहीं देखूँगा, या बार बार मैं अपने पास्ट में नहीं जाऊँगा, या मेरा पास्ट जो है वो मेरे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा, या जो मेरा पास्ट है वो मुझे स्टॉप नहीं करेगा मुझे आगे बढ़ने से। तो जो मेरी माफ़ी है ये मुझे आगे मूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, एक और मिथ है, आई नीड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। अच्छा, अभी किसी ने लिखा कि फॉरगिव कर दें, और क्या लिखा था इस पर मैं बात करना चाहूँगी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या लिखा था, पीछे चला गया काफ़ी, कि फॉरगिव का मतलब है कि भूल जाएं, यानी फॉरगेट कर देना। लेकिन ये भी एक मिथ है कि फॉरगिव कर दें और भूल जाएं, यानी सिर्फ भूल जाना जो है ये माफ़ी नहीं है। या अगर बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर मैं माफ़ कर दूं तो इसका मतलब है कि मैंने माफ़ कर दिया और मैं भूल गया। तो अगर मैंने माफ़ कर दिया और मैं भूल गया, या हम उस चीज़ को बिल्कुल भुला दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिसने मेरे साथ कभी ज़्यादती कोई की थी या मेरे साथ कुछ बुरा किया था और मैंने उस वाक़ये को भुला दिया, तो फिर तो दोबारा भी वो हो सकता है गलती हो जाए और वो शख्स फिर से मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा कर दिया, क्योंकि मैंने तो उसको भुला दिया था और मैं फिर से उसके साथ उसी एटीट्यूड के साथ जो है उसी एटीट्यूड के साथ मैं उसके साथ डील कर रहा था, मैं बिहेव कर रहा था। तो इसका मतलब है कि मैं फिर से वर्नरेबल हो गया हूँ हर्ट होने के लिए, या मैं फिर से वर्नेबल हो गया हूँ स्ट्रेस में जाने के लिए। तो फॉरगिव करना और फिर उसको फॉरगेट करना ज़रूरी नहीं है। फॉरगिवनेस हमें करनी है अपने लिए और हमें याद रखना है, यानी फॉरगिव करें और याद रखें, फॉरगिव करें और रिमेंबर, इसको अटैच कर लें, फॉरगिवनेस एंड रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब है कि जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ था, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया था
तो आप उसे समझते हैं, आप चाहते हैं कि आप उसे फॉरगिव कर दें तो फिर कर दें, लेकिन याद रखें कि उसके अंदर हुआ क्या था, वहाँ पे जो आपने सबक सीखा उस इवेंट से वो क्या था। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की है जो फॉर एग्ज़ाम्पल रात को कहीं अकेले चली जाती है और उसके साथ कोई उसको हरास करता है और उसके घर वालों ने उसको मना किया था कि तुम अकेले रात को जो है ना जाओ, हालात सही नहीं है, बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी के साथ चली जाओ या फिर जल्दी वापस आ जाना। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि ठीक है, मैंने उस शख्स को जिसने मुझे हरास किया, मैंने उसको, या मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, मैंने उसको माफ़ कर दिया तो मैं उसे भूल जाऊँ, ठीक है, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ। लेकिन अगर मैं उसे याद रखती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं उस याद रखने में, उस वाक़ये को, उसमें जो कुछ नेगेटिव हुआ था मैं उससे तो भुला दूँ, लेकिन उसमें जो मेरी लर्निंग्स हुई थी मैं उसे याद रखूँ। लर्निंग्स मेरी क्या थी, मुझे उसको याद रखने की ज़रूरत है कि रात को अगर हालात ठीक नहीं है तो फिर अकेले जाने से अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो फिर मुझे अकेले रात के वक्त मुझे नहीं जाना चाहिए, या मैं किसी को साथ लेके चली जाऊँ, या मैं ऐसी जगह जहाँ पे ख़तरा है वहाँ मैं ना जाऊँ, जहाँ पे ख़तरा नहीं है मैं वहाँ चली जाऊँ, या मैं किसी को कंपनी कर लूँ, उस तरह से चली जाऊँ, या मैं अपनी टाइमिंग्स ऐसी रखूँ जहाँ पे मेरे लिए जो फ़ायदेमंद हो सकती है। तो जहाँ पे उस वाक़ये के अंदर आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा ना करती तो मैं बच सकती थी, या ऐसा मैं ना करती तो मैं सेफ़ हो सकती थी। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने, आपने कोई अपनी कोई राज या कोई बात किसी को बता दी है और उसने आगे किसी को बता दिया जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है, तो वो जो पर्सन जिस पे आपने ट्रस्ट किया था, उसने अगर आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन नहीं रखा जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है, तो यहाँ इस वाक़ये में अगर आपने उसको माफ़ कर दिया है तो ये माफ़ी बेसिकली आपके लिए है ताकि आप इस नेगेटिव इमोशन से जो आपके अंदर है उससे छुटकारा पा लें। ठीक है, आपने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन उस पर्सन पे दोबारा से ट्रस्ट करना ये मेरी गलती होगी। तो इसमें मेरी लर्निंग्स क्या होंगी कि मैं यहाँ से मैं सीख लूँ कि ये जो पर्सन है जिसके साथ मैं इतनी बात जो है अपनी शेयर कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा बात जो है मैं उसके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो हर किसी के साथ मुझे अपनी हर बात जो है शेयर नहीं करनी, ये मेरी लर्निंग होगी। तो याद रखने का फ़ायदा ये होता है कि हम उस इवेंट से जो हमने सीखा होता है वो हमें आगे आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से बचा लेता है। तो माफ़ कर देने से एक तो ये हुआ कि जो है मैं नेगेटिव इमोशन जो था वो मेरे अंदर से निकल गया, मैंने लेट गो कर दिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने दरगुजर कर दिया, मैं कोई बात नहीं आगे बढ़ गई। लेकिन जो मैंने सीखा है उस वाक़ये से कि मैं उसके साथ अब ये वाला बिहेवियर मैं नहीं रखूँगी, या उसके साथ अब मैं अपनी इतनी ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है अब मैं शेयर नहीं करूँगी, तो वो मेरी एक लर्निंग हो सकती है जो आगे आने वाली ज़िंदगी में मेरे काम आएगी कि किन लोगों पे मुझे एतबार करना चाहिए, किन लोगों पे मुझे बहुत ज़्यादा जो है ट्रस्ट जो है मुझे नहीं करना, कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे ट्रस्ट के काबिल हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे ट्रस्ट के काबिल नहीं हैं। तो वहाँ से एक चीज़ ये मैंने सीख ली और फिर मैं उसको सीखने के बाद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई और बहुत सारे लोगों के एटीट्यूड, लोगों के रवैये के बारे में भी मुझे पता चल गया। अगर ये शायद नेगेटिव वाक़या मेरे साथ ना होता तो फिर तो मेरी लर्निंग ही नहीं होती ना, फिर मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने किस तरह से कोप करना है, या कौन से लोगों के क्या क्या एटीट्यूड्स होते हैं, किन एटीट्यूड्स के साथ मुझे लोगों के साथ दोस्तियां करनी चाहिए, या किस तरह के एटीट्यूड्स के लोगों के साथ मुझे बातचीत ज़्यादा करनी है या कम ताल्लुक़ रखना है। तो इसके बारे में बहुत दफ़ा हमें पता नहीं चलता है। तो जो ज़िंदगी में इस तरह के छोटे छोटे वाक़यात होते हैं जहाँ से हम छोटे छोटे धोखे खा लेते हैं या हम थोड़ा बहुत हर्ट हो जाते हैं, तो बेसिकली हम ये समझ लें कि ये जो फीलिंग्स हैं या जो हर्ट होना है या छोटे छोटे धोखे खाना है, और मैं इसको याद रख लूँ कि मैं आइंदा इस तरह से ना करूँ, मैं ऐसे कर लूँ, तो ये चीज़ें मेरे सिखाने के लिए हैं। इससे मेरी कोपिंग बेहतर होगी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आइंदा मुझे क्या करना है या आइंदा मुझे किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को लेके चलना है। तो बेसिकली ये जो वाक़यात होते हैं ये हमारे सिखाने के लिए होते हैं। इनमें हमें फॉरगिव कर देना हमारे लिए बेहतर होता है, और याद रखना, फॉरगेट ना करना वो भी हमारे लिए बेहतर होता है। ज़रूरी नहीं, अगर आप फॉरगेट कर दें ठीक है, लर्निंग को संभाल के रख लें कि ये मैंने लर्न कर लिया तो आइंदा मैं ऐसे करूँगी, वाक़ये को भले भूल जाएं आप, या जो फीलिंग्स थी उसको भले आप निकाल दें अपने दिल के अंदर से ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। तो ये चीज़ आपको फ्यूचर में और ज़्यादा हेल्प करूँगी। एक दो सवाल ले लो तो फिर मैं आगे आऊँगी। रूल्स क्या हो सकते हैं फॉरगिवनेस करने के? अभी है हमारे पास टाइम। तो जिन और लोगों ने पार्टिसिपेट किया है तो उनकी भी मेहनत ज़ाया ना हो, तो मैं उनको भी थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ और हम एक दूसरे से सीख भी लें। सोर्स ऑफ अच्छा, शिज़ा तक हमने पढ़ा था ना। शिज़ा नूर ने लिखा था इट्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी। जी शिज़ा आप इसको एंड में पूछ लीजिएगा। फॉरगिवनेस इज सोर्स ऑफ पीस रादर देन रिवेंज। जी बिल्कुल, फॉरगिवनेस जो है
जब आप कर देते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे आप पीसफुल हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत ही काम, बहुत ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशन रहता नहीं है। अब जब स्लोली, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, इस पर भी मैं ज़रूर बात करूँगी कि फॉरगिवनेस इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। हमें एक दफ़ा पुराने वाक़े को फॉरगिव करके दोबारा से नहीं अपने अंदर जमा कर लेना सारा कुछ। हमें फॉरगिवनेस जो है करते रहना है। अली इमरान साहब, वेलकम डॉक्टर अली फॉर ज्वाइनिंग। Gratitude and giving forgiveness and seeking forgiveness heal relationships and prevent mental disease। बिल्कुल forgiveness जो है ये हमें हील करती है हमारे अंदर से। जब हम चीज़ों को forgive कर देते हैं, let go कर देते हैं, ज़िंदगी में दूसरे को दरगुजर करके हम ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी रुकती नहीं है। जब हमारी ज़िंदगी रुकती नहीं है, हम चीज़ों के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, हम अपने गोल्स को परस्यू करते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स में पॉजिटिव रहते हैं, और जब हम हमारे गोल परस्यू होते हैं, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, तो वो चीज़ हमें सेटिस्फेक्शन देती है और हमारा पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो पूरा होता रहता है। और जब हमारा पर्पस ऑफ लाइफ पूरा होता है तो वो जो अल्टीमेट एक हमारा गोल है हैप्पीनेस का, अब वो हमें मिल जाता है और हमारी ज़िंदगी एक अच्छी हेल्दी लाइफ की तरह गुजरती है। हम अपने जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं और एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं, उन दोनों को फुली हम यूटिलाइज़ करने के काबिल होते हैं, क्योंकि हम रिलैक्स होते हैं, हम काम होते हैं, हम खुश होते हैं, तो हम खुशी खुशी में वो सारे टास्क हम बरोए कार लाते हैं जो हमें करने होते हैं। तो मेंटल हेल्थ जो है इसमें हमें हेल्प आउट कर रही होती है। इलियास साहब ने लिखा है, मैडम सम टाइम वी फॉरगिव बट द ऑपोजिट वन गेटिंग रेनफोर्स, सो व्हाट वी शुड बी डन। देखिए बिल्कुल अभी मैंने जो मिथ की बात की है, ये वाला जो मिथ है कि अगर हम माफ़ कर देंगे तो ये शख्स जो है दोबारा से करेगा, तो माफ़ कर देने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उस शख्स को आप अलाउ कर दें कि वो आपके साथ फिर से वही सलूक करे जो उसने पहले किया था, जो आपको हर्ट हुआ था। तो हम दूसरे को अलाउ नहीं कर रहे, हम दूसरे के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल नहीं दे रहे हैं। हमें अपने रिमोट कंट्रोल या जो मैं करना चाहती हूँ वो मेरे पास ही रखना है। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद निभानी है, हम अपने जो भी काम काज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमें खुद लेनी है। हमारे डिसीजंस जो हैं वो हमारे हैं। हम दूसरे से राय ज़रूर लेते हैं, दूसरों के साथ हम डिस्कस ज़रूर करते हैं, हम मशवरा ज़रूर करते हैं, लेकिन करते हम वही हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है या जो हमें अच्छा लग रहा होता है, या हम समझते हैं कि उसमें हमें फ़ायदा है। हम अपने प्रोज़ एंड कॉन्स देखते हैं, हम नफ़ा और नुकसान देखते हैं जो भी हम काम करना चाह रहे होते हैं, और फिर नफ़ा नुकसान प्रोज़ एंड कॉन्स देख के हम डिसीजन जो है वो करते हैं। अगला टॉपिक बड़ा अच्छा होगा फॉरगिवनेस का, जब कंप्लीट हो जाएगा तो डिसीजन मेकिंग का मेरा टॉपिक है, उसमें हम बात करेंगे कि डिसीजन मेकिंग हमें कैसे करनी है, किस तरह से हमें ज़िंदगी में हेल्प करती है। तो जो हम डिसीजंस लेते हैं फिर वो अपने लिए हम लेते हैं, हमारी बेहतरी के लिए। तो फॉरगिव करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दूसरा पर्सन जो है वो रेनफोर्स हो जाएगा। वो रेनफोर्स उस वक्त होगा जब आप उसको अलाउ करेंगे कि वो नेगेटिव बिहेवियर जो है उसने शो किया है और वो बार बार शो करता जाए और आप नुकसान उठाते जाए। अब जब एक दफ़ा आपने उसकी बात सुन तो ली, किया आपने वही जो आपको लगता है कि आपको बेहतर लग रहा है या आप एज अ एडल्ट समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदा मंद है, तो नेक्स्ट टाइम उसका जो बिहेवियर है वो रेनफोर्स नहीं होगा। फिर वहाँ से वो शख्स भी सीख लेगा कि जो सामने वाला पर्सन है वो उसने सीख लिया है कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है या इंडिपेंडेंटली किस तरह से उसको अपने काम काज निपटाने हैं, या वो आप उसको अलाउ नहीं करें कि वो आपके कामों में इंटरफेयर करे। तो अगर आप समझते हैं कि आपने उसको सबक सिखाना है तो ठीक है, माफ़ तो आप अपने लिए कर रहे हैं ना, लेकिन उसको सबक सिखाने के लिए या उसको रेनफोर्स ना करने के लिए आप, या ब्रेक करने के लिए उसकी रेनफोर्समेंट आप जो है अपने डिसीजंस अगर खुद लेते हैं या उसकी इंटरफेरेंस को आप रोक देते हैं असर्टिवली या स्टॉप कर देते हैं। हाउ टू से स्टॉप, ये असर्टिव ट्रेनिंग जो डॉक्टर हिना इमरान कराएंगी उसमें आप सीखेंगे कि किस तरह से हमें असर्टिवली जो है हमें रोकना है उसको। वहाँ से आप कम्युनिकेशन पैटर्न ये सीखेंगे, तो आप जो है इस चीज़ को कंट्रोल बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि माफ़ कर देना जो है उसको रेनफोर्स कर देगा। तो ये इस चीज़ को हमें अपने अंदर जो है बिल्कुल बिठा लेना चाहिए कि माफ़ कर देने का ये मतलब नहीं है कि जो दूसरा पर्सन है वो हमें कर देगा। हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी बिल्कुल होती हैं, जैसे कि हम जिनसी हरासा लोग करते हैं या जो सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं या जहाँ पर जिन लोगों ने ऑफेंड किया होता है, तो वहाँ पर यकीनी तौर पे फिर हमें कानून का सहारा लेना पड़ता है, लॉ इन्फोर्समेंट को हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, अपने बड़ों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, ताकि वहाँ पर माफ़ कर देने का मतलब है कि ऐसे यहाँ पे वो लोग होते हैं जो कि एंटी सोशल बिहेवियर के साथ होते हैं या पर्सनैलिटी के साथ होते हैं,
उनकी आदतें इतनी पक्की हो चुकी होती हैं कि वो चेंज नहीं होती हैं। तो वहाँ पर हमें उन चीज़ों से, वहाँ पे उन लोगों से हमें बचना होता है। तो वहाँ पर यकीनी तौर पे आप ज़ाहिर है माफ़ उस तरह से अगर आपको लगता है कि कर देंगे तो वहाँ आपको नुकसान हो सकता है, या अगर उन्हीं पर्सन के साथ आप रहते रहेंगे अब्यूज सिचुएशन में तो आपको नुकसान हो सकता है, या जहाँ पे सेक्सुअल वायलेंस है, फिजिकल वायलेंस है जो आपकी जान के लिए ख़तरा है, तो उसमें आपको स्टेप लेना होता है। सीनियर्स को, अडल्ट्स को, पेरेंट्स को, लॉ इन्फोर्समेंट को इन्वॉल्व करना होता है ताकि आपकी जो प्रोटेक्शन है वो हो सके, वहाँ से आप बच सकें। हाँ, फिर अगर आप उस अब्यूज़ को माफ़ कर देते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग अगर आप हैं, इतनी स्ट्रेंथ है कि माफ़ कर देने से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, आप रिलैक्स हो सकते हैं, काम हो सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है उसमें। फिर आपको थेरेपी की है या हेल्प की ज़रूरत होती है ताकि आप का जो अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स हैं उसको चेंज किया जा सके, या उन नेगेटिव फीलिंग्स को ऑल्टर किया जा सके पॉजिटिव फीलिंग के साथ, अनकॉन्शियसली भी और कॉन्शियसली भी। तो थेरेपिस्ट जो है वो आपको बेहतर तौर पे वहाँ पर हेल्प आउट कर सकता है। तो वहाँ पर भुलाने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे लर्न करने की ज़रूरत है। इस तरह का एक केस मेरे पास एक दफ़ा आया था, तो वो फीमेल थी जिसके साथ इस तरह का एक वाक़या हुआ था। बहुत साल गुजर चुके हुए थे और वो एंशियस या एंजाइटी में वो रहती थी, और बहुत दफ़ा जब तक उनके साथ फिर मैंने फॉरगिवनेस थेरेपी जो अनकॉन्शियस हिप्नोसिस की टेक्निक है मैंने वो की थी, और वहाँ से जब वो रिलीज़ हुई हैं अनकॉन्शियसली उन्होंने उस चीज़ को माफ़ किया है। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। अनकॉन्शियसली जब किया है तो वो उनकी जो कंडीशन है वो माशाल्लाह नाउ शी इज़ गुड, और बहुत वो अच्छी लाइफ अपनी गुजार रही हैं। तो वो हेल्प समटाइम आपको फिर प्रोफेशनल लेनी पड़ती है, जो एक एक्सपर्ट है वो उसको करवा सकता है अनकॉन्शियसली, कि वो जो नेगेटिव इमोशंस उसके अनकॉन्शियस में है उनको वो रिलीज़ करा दे ताकि आपकी जो लाइफ है। लेकिन वो उसमें वाक़ये को भूलना ज़रूरी नहीं है, वाक़ये को याद रखना ज़रूरी है, या उससे जो सीखा आपने उसको याद रखना ज़रूरी है ताकि आइंदा दोबारा कभी आपके साथ वो सिचुएशन ना हो सके। तो हेल्प वहाँ पर समटाइम हमें चाहिए होती है। अच्छा, आगे सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी लंबा सा है। मुझे बहुत गुस्सा आता है शदीद, लेकिन बहुत कंट्रोल किया। हाँ, हमें अपने बड़ों ने बिला वजह कसूरवार ठहराया। मेरे वालिद भी बहुत शिद्दत से गुस्सा करते थे और इनकी वजह से मैं बागी हूँ, लेकिन सब माफ़ी मांग कर दुनिया से चले गए। अब मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ अगर बुरा ना होता तो मैं बुरी ना बनती, लेकिन हमने शादी के बाद भी चेंज किया, लेकिन अब मैं शौहर के साथ भी कभी कभी बहुत बुरी हो जाती हूँ। वजह मुझे भी बहुत कुछ करना पड़ता है। ख्याल रखना, मैं जॉब करती थी, अब बस अब सोचती हूँ कि अब कहाँ का इंसाफ है कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, माफ़ी मांगी चले गए। नींद नहीं आती, ख्याल आता है कि ऐसा ना होता तो शायद मैं बहुत अच्छा करती। जी बिल्कुल, आपने कहा कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, तो अगर अब तो वो दुनिया से जो लोग चले भी गए हैं तो उनको अगर आप माफ़ कर देंगी, बाकी तो ठीक है, दुनिया से जो चला जाता है तो उसका मामला फिर उसके अल्लाह के साथ होता है। तो आखिरत में जो भी अल्लाह ताला उनके साथ जो उन्होंने अच्छा या बुरा बिहेवियर किया था वो उनके साथ होगा। हमारा बीइंग अ मुस्लिम हम सबका बिलीव है इस चीज़ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि अब आप इस दुनिया में हैं, आपको ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि माफ़ कर देना बेहतर है? अगर माफ़ आप कर देती हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उसी के बारे में नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो या अपने आप को कसूरवार समझते रहेंगे, या अपने आप को बुरा भला या बैड नेम्स देते रहेंगे, तो इसका मतलब है क्या, जो आपका सेल्फ इमेज है या जो आपकी अपने बारे में राय है, जो अहमियत आप अपने बारे में देती हैं, वो आपकी लो होना शुरू हो जाती है, या आप अपने बारे में अपने आप को हकीर समझना शुरू हो जाते हैं, या आप सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर फर्दर आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं या एंजाइटी का आप शिकार होते हैं। तो वहाँ से अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको एक मौका मिला है कि आप जो है उनको, अगर उन्होंने माफ़ी मांगी थी तो आप जो है आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ और करेज हो कि आप उन्हें माफ़ कर दें, और माफ़ कर दें। ठीक है, जैसे उन्होंने जो किया था वो उनकी लर्निंग थी या उनका तरीक़ेकार था, और उन्होंने उस तरीके से ही जो है आपको डील किया या आपके साथ अपना बिहेवियर रखा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम ये सोचें कि अगर किसी पर्सन ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है, या किसी पर्सन ने मेरे साथ एक स्पेसिफिक बिहेवियर अगर शो किया जिसने मुझे हर्ट किया है, तो ये उस पर्सन की ट्रेनिंग थी, या उस पर्सन की पर्सनालिटी थी, या उस पर्सन ने अपने पेरेंट्स से जो लर्न किया था उसने वो दिखाया। तो उसको मौका नहीं मिला था कि वो अपने बिहेवियर को सुधार सकता, या वो अपने बिहेवियर को बेहतर कर लेता, या वो उस वक्त जो है जब बुरा किया था उससे बच सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो इसका मतलब है उन्होंने, जिसने माफ़ी मांगी है उसने बहुत हिम्मत दिखाई है, या उसने बहुत अपने आप को गलत समझते हुए
कि उसने अपने आप को तो समझ लिया कि ठीक है मेरे से गलत हो गया है। तो अब हमारा काम क्या है कि हम उसको माफ़ कर दें या हम लेट गो कर दें। आपका आप उसको माफ़ कर दें, आप उसे लेट गो कर दें, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर है। आप माफ़ करने का मौका अब आपको मिला है, आप अभी ज़िंदा हैं, आपने अपनी आने वाली ज़िंदगी जो है पॉजिटिवली गुजारनी है, आगे लंबी लाइफ पड़ी है। अगर आप माफ़ कर देंगी तो आपकी लाइफ जो है वो बेहतर हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, आप पॉजिटिव हो जाएंगी और आप ज़िंदगी में आगे जो है बढ़ सकेंगी। तो बेसिकली माफ़ करना आपके लिए है, इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और आप अपने उस इमोशन को जो अभी आपके अंदर है उसको जाने दें, और उन तमाम इमोशंस को जो अभी आपके अंदर हैं उन तमाम इमोशंस को निकाल दें अपने अंदर से बाहर और उन्हें जाने दें, और अपने आप को महसूस करें बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल पॉजिटिव और पहले से बहुत बेहतर। और ऑन गोइंग, जैसे अभी मैंने बात की है कि जो माफ़ी है, फॉरगिवनेस है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। यानी ज़िंदगी में ऑन गोइंग हम क्यों कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना कुछ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जिन पे हमें थोड़ा बहुत गुस्सा आता रहता है, हमें बुरा लगता रहता है। तो अगर रात को सोने से पहले आप पूरे दिन का एक जायज़ा ले लें कि पूरे दिन में आपने क्या क्या किया, क्या ऐसा तो नहीं कि आपने किसी को हर्ट किया हो, क्या ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपको हर्ट किया हो, तो क्यों वो नेगेटिव इमोशंस जो है या नेगेटिव फीलिंग जो है आप अंदर अपने रखें। आप क्यों अपने आप को ख़राब करें, या क्यों आप अपने आप को नेगेटिव रखें, या क्यों अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करें। आप उस इमोशंस को निकालें अपने अंदर से, जाने दें उसे। वो सोचें जो आज आपने अच्छा किया है, जो आपने पॉजिटिव किया है, उन सब की लिस्ट बनाएं, उन चीज़ों के बारे में फोकस करें जो पिछले पूरे एक वीक में आपने पॉजिटिव किया है। कोई भी एक बिहेवियर आज आपने जो पॉजिटिव किया उसके बारे में सोचें। अगर उसके बारे में सोचना शुरू करेंगी तो खुद ब खुद आपको जो है एक अच्छी नींद के साथ जो है आपकी रात गुजरेगी और अगले दिन आपकी सुबह जो है वो भी बेहतर होगी। तो हमें क्या करना है, नेगेटिव इमोशंस को निकालना है, लेट गो करना है और पॉजिटिव इमोशंस को लेकर आना है। पॉजिटिव इमोशंस कहाँ से आएंगे, आपके पॉजिटिव जो बिहेवियर्स थे, आपने पॉजिटिव जो काम किए थे, कोई भी छोटा सा काम, इवन अगर आपने किसी को सड़क भी पार करा दी है, किसी ने आपसे कोई रास्ता पूछा है वो बता दिया है, आप किसी मॉल में गए हैं, किसी ने आपसे दुकान का नंबर पूछ लिया है, आपने वो बता दिया है, आप किसी को किसी डॉक्टर का पता चाहिए, आपने उसको वो बता दिया। आजकल भी काफ़ी लोगों को, या किसी ने आपसे कोई हेल्प मांग लिया, जैसे आजकल बहुत से लोग हैं और आपके पास 50 रुपये 100 रुपये जितने भी थे आपने वो दे दिए और उससे दिन की रोटी हो गई है। इवन इतना छोटा सा बिहेवियर जो है ये भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। आप इसके बारे में सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है कि आपने ये पॉजिटिव बिहेवियर जो है आपने शो किया, उसके बारे में सोचें कि कितनी अच्छी पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आपके अंदर ये बिहेवियर जो लेकर आ रहा है, और कितना फ़ायदा जो है आपको इन छोटे छोटे बिहेवियर से अपनी ज़िंदगी को करने में कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो नेगेटिव चीज़ों को हमें जाने देना है, हमें लेट गो करना है, हमें अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव बनाना है और पॉजिटिव बना के जो है आगे करना है। और नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करना है, पिछले हफ्ते जो डॉक्टर हिना इमरान ने एक प्रोग्राम कराया था, रमज़ान आई थिंक 25वें रोज़े को ये करवाया था उन्होंने प्रोग्राम, उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से हम रीवायर करते हैं, अपने ब्रेन को रीट्रेन करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और साथ साथ जब आप सीख लेते हैं कि मुझे माफ़ कर देना है दिल से, और मुझे माफ़ कर देना है उन तमाम चीज़ों को, और याद रख लेनी है वो तमाम लर्निंग्स जो उस वाक़े के अंदर से सीखे आपने, चाहे आप लिस्ट बना लें, डायरी के अंदर लिख लें कि मैं आइंदा इस तरह से जो है अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी, या इस तरह से मैं आगे बढ़ूंगी और ये चीज़ें मेरे ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो यकीनी तौर पे आपकी ज़िंदगी जो है वो पॉजिटिव होती जाएगी और आप यकीनी तौर पे अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और अपने आप को बहुत अच्छा जो है लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, जी बिल्कुल, शकील अहमद ने लिखा है यस मैम, माफ़ करने से बहुत सारे मसले जो हैं आसान हो जाते हैं, दिल को सुकून भी मिलता है। बिल्कुल, इसकी तो हम छुटला ही नहीं सकते। वाकई माफ़ करके देखें तो सही, आज ही करके देखें माफ़ करके कि आपको कैसा महसूस होता है। मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, भले इनबॉक्स करके करें, भले अगला सेशन मैंने प्लान किया हुआ है हम जुमेरात को रखेंगे रात को 10 बजे इसी टॉपिक पे, क्योंकि बड़ा लंबा टॉपिक है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके हम कवर करेंगे। तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि माफ़ करने के बाद मुझे यकीन है कि आज आप लोग बहुत सी चीज़ों को, बहुत सारे लोग आज माफ़ कर पाएंगे। ओके, वेलकम मारिया ताहिर फॉर ज्वाइनिंग। मुजीब ने लिखा है अवॉइडिंग एंड फॉरगेटिंग इज़ की टू फॉरगिवनेस। जी मुजीब साहब, फॉरगेटिंग पे भी हमने पूरी बात कर दी कि फॉरगेट
कर देना बेहतर होता है, लेकिन उस वाक़ये से जो आपने सबक सीखा है उसको याद रखना चाहिए, ताकि वो दोबारा गलती जो है आप ना दोहराएं, ना कोई दूसरा आपके साथ जब वो एक्ट करे तो आप भूलें कि आपने किस तरह से बचत करनी है या अपने आप को बचाना कैसे है। तो इसलिए हमें जो है लर्निंग्स को जो है हमें यकीनी तौर पे हमें याद रखना है। ओके, अच्छा, वीडियो पॉज ये होती है बीच में ना, ये मैं सेल फ़ोन से कर रही होती हूँ कनेक्ट, तो ये होता है कि बीच में कॉल कोई आ जाती है ना, तो उसकी वजह से कभी कभार ये होता है कि वीडियो पॉज में चली जाती है। तो इट्स ओके कि मेरी आवाज़ अगर आपको आ रही है। ओके, थैंक यू। अलमास ने लिखा है, मैम व्हाट इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट अवेयर विद द रीज़न फॉर गिविंग, लाइक द नेक्स्ट पर्सन इज़ हैविंग ग्रजेस इनसाइड हिज और हर हार्ट, बट व्हाट इफ़ वी आर नॉट अवेयर ऑफ, इन दैट केस व्हाट टू डू? क्या करना चाहिए जब रीज़न ही पता ना हो? अच्छा, रीज़न पता हो तो बहुत अच्छा होता है कि अगर आपको रीज़न पता हो, ताकि आप उस वाक़ये से सबक सीख लें। और वीडियो एंड कैसे हो गई? हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, मुझे लग रहा है कि शायद वीडियो एंड तो नहीं हुई है, कोई मुझे बताएगा। बीच में एक कॉल आई थी तो मुझे लगा कि शायद वीडियो एंड हो गई है, या अभी आई एम लाइव। ओके, अभी मैं हूँ लाइव जी, फातिमा या कोई? ओके, ठीक है, थैंक यू शकीला। ओके, मुझे बीच में शायद एक कॉल आई थी, मैंने डिस्कनेक्ट की तो मुझे लगा कि शायद बीच में ये ख़त्म हो गया है। अच्छा, तो हम क्या बात करते हैं, बिल्कुल भूल गई हूँ कि हम क्या बात कर रहे थे कि हमें याद रखना है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि जो और लर्निंग क्या हुई है और जो ऑन गोइंग प्रोसेस है उसके बारे में हमें याद रखना है, और आगे जो है हमें अपनी ज़िंदगी को हमें चलते रहना है। ओके, वी कैन हियर, ठीक है, सही है, ठीक है, मेरी आवाज़ आप लोगों को जा रही है। तो सवाल कहाँ रह गया, पीछे चला गया। ऐसा इसके सवाल पे थे, अलमास ने जो सवाल, इन दैट केस वट हैविंग ग्रजेस इनसाइड हार्ट, बट व्हाट इफ़ वी आर नॉट अवेयर ऑफ, इन दैट केस व्हाट टू डू। अच्छा, आप ये अलमास कहना चाह रही कि अगर किसी और ने आपके अंदर, किसी और ने आपके बारे में ग्रजेस रखी हुई हैं और आपको नहीं पता है, इन द केस व्हाट टू डू, जब रीज़न ही पता ना हो, तो रीज़न समटाइम हमें नहीं पता होता है, किसी और पर्सन ने हमारे बारे में ग्रजेस रखी हुई होती हैं, हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमें उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होता है। अगर हम इतने विजिलेंट हो जाते हैं, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, और उसका बिहेवियर और उसके वर्बल जो वर्ड्स होते हैं या कम्युनिकेशन होते हैं, उन दोनों में अगर कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसका बिहेवियर जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है, या उसके अल्फाज से कभी कभार ये होता है कि हमें पता चल जाता है। तो वहाँ पर ऐसे शख्स पे हम बहुत ज़्यादा फिर हम ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हैं, बहुत सी अपनी चीज़ों को हम खुद रख रहे होते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है, हमारे अंदर गुस्सा होता है, एंगर होता है, हमें रीज़न नहीं पता होता है, तो एंगर इन इमोशंस को हमें जाने देना होता है, और रीजंस नहीं पता होना तो होता, तो हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। इसमें हमें थेरेपी, अगर हमें मौका मिलता है तो हम थेरेपी ले सकते हैं, ताकि थेरेपिस्ट फिर हमें गाइड करता है कि जो हमारा गुस्सा है या हमारा एंगर है, ये किस वजह से है, ये क्या ऐसा वाक़या हुआ था। हम डिफरेंट जो इवेंट्स होते हैं फिर हम उस पर बात करते हैं, पास्ट के जो इवेंट्स होते हैं उनका कनेक्शन हम बनाते हैं कि क्या इवेंट हुआ था, उस इवेंट के अंदर क्या मेरी सोच थी, उसमें मेरा फीलिंग्स क्या हुई थी और मेरा बिहेवियर क्या हुआ था। हम उसका कनेक्शन बनाते हैं, और फिर हम उस कनेक्शन बनाने के बाद क्लाइंट को हम सिखाते हैं, और फिर उसको हम उस चीज़ को हम री लर्न कराते हैं कि किस तरह से अपने नेगेटिव बिहेवियर को आप चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव के अंदर क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, या क्या ऑल्टरनेटिव बिहेवियर्स हो सकते थे जो आप अपना सकते थे, या अगर आप कोई और आपकी जगह होता तो वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करता, या क्या क्या और ऑप्शंस हो सकते थे जो उस सिचुएशन के अंदर जो है आप कर सकते थे, या इसी सिचुएशन को और किन किन और पर्सपेक्टिव से जो है आप परसीव कर सकते थे, ताकि आपका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव हो सके।
तो ये हम जब नॉर्मली हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कर रहे होते हैं तो उसमें हम सिखा रहे होते हैं। अभी थेरेपी की किसी ने टेक्निक्स पूछी हैं जी, ये हम अगले सेशन में करेंगे। थोड़ा सा हमें इसको पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को हमारे लिए जानना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, फिर हम थेरेपी पे आएंगे कि थेरेपी में क्या टेक्निक्स हो सकती है। पूरी थेरेपी ऑनलाइन सिखाना मुश्किल होता है क्योंकि इसके लिए इंडिविजुअल सेशंस जो हैं वो हम कंडक्ट करते हैं, लेकिन प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगी ताकि आपकी अवेयरनेस हो और आपको पता चले। लेकिन आज जो है मैं चाह रही थी कि एक थॉट प्रोवोकिंग सेशन हो ताकि हम अपनी अपनी सोचों को खंगालें, अपने अपने लेवल पे हम छोटी छोटी माफ़ियाँ तो हम कर देना और हम सीख तो लें माफ़ करना, क्योंकि इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब ये कि अभी सारी ज़िंदगी हमें ऊपर नीचे ज़िंदगी में हर मौके पे हमें माफ़ करते रहना पड़ता है, लेट गो हमें करते रहना पड़ता है, और ये बहुत बड़ी स्किल है और ये आपकी लाइफ को बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव कर देती है। प्लीज़ गाइड अस अबाउट अनकॉन्शियस फॉरगिवनेस। जी बिल्कुल, फॉरगिवनेस जो है ये कॉन्शियस भी होती है, जैसे कि अभी मैंने आपसे बात की, कॉन्शियसली आपको पता है कि किन किन चीज़ों को करना है, और आज से आप लोग रात को फॉरगिव करके सोएं, लेट करके सोएं। मुझे पता है कि आप लोगों के बहुत सारे लोगों ने भी कर भी दिया होगा। तो आगे अनकॉन्शियसली कैसे करना है इस पे हम अगले जो सेशन मेरा होगा जो मैं रात को 10 बजे उस पर हम बात करेंगे। डिसीजन मेकिंग पर ज़रूर रखें जी, ये हम अगले इसके बाद जो फॉरगिवनेस का टॉपिक कवर हो जाए उसके बाद हम रखेंगे। डिस्कस बेसिक स्टेप ऑफ फॉरगिवनेस थेरेपी दैट कॉमन पीपल कैन यूज़। जी बिल्कुल, इस पर अभी आज हमने मिथ्स पे बात की है। मिस जब तक मिस होते हैं ना तो वो चीज़ हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमारी सोच को जो है हमारे बिलीव्स को लिमिट कर देती है। जब हमारे मिस क्लियर हो जाते हैं, हमें कॉन्सेप्ट का पता चल जाता है, क्लियर हो जाते हैं ना, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है, फिर हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेसिक अंडरस्टैंड भी करते हैं, हमारा बिलीफ पॉजिटिव होता है, बिलीफ हमारा क्लियर होता है तो हम समझते भी हैं और हमारे लिए करना आसान होता है। हम फॉरगिव करने के और क्या मेथड होता है उसका जो है फॉरगिव हम कर सकें इसमें, अगर बहुत सारे यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं तो उनको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ, भले आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। एक टेक्निक होती है एम्प्टी चेयर टेक्निक, गेस्टॉल्ट थेरेपी की, वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है हमें फॉरगिवनेस थेरेपी को करने के लिए। इसके अलावा हिप्नोसिस में एज रिग्रेशन जो है हम वो करते हैं, यानी एज पीछे हम अनकॉन्शियसली जो क्लाइंट को जो है हिप्नोसिस करके हम बैक पे ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं, जिसमें एज रिग्रेशन की टेक्निक्स हेल्प आउट करती हैं, और उसमें पीछे ले जाके जो नेगेटिव जितने भी इमोशंस नेगेटिव होते हैं उसको हम रिलीज़ कराते हैं। उसके लिए एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी होता है, और चूँकि ऑनलाइन और ये ऑनलाइन काउंसलिंग में ये पॉसिबल नहीं होता, 1-to-1 फेस टू फेस जो थेरेपीज़ होती हैं उनमें पॉसिबल होता है, क्योंकि इसमें एब रिएक्शन का मतलब होता है कि जो पास्ट का जो इमोशन होता है वो समटाइम इतना नेगेटिव होता है कि वो पेनफुल होता है बहुत, वो ट्रिगर हो जाता है। तो ऑनलाइन करना पॉसिबल इसलिए नहीं है कि फिर उस नेगेटिव इमोशन को से छुटकारा पाना और उससे निकालना जो है वो थेरेपिस्ट को करना होता है ताकि क्लाइंट को जो है नुकसान ना हो। तो वहाँ पे जो नेगेटिव इमोशन है या एब रिएक्शन है उसको फिर कंट्रोल आप ऑनलाइन उसमें आप कर नहीं पाते हैं। तो इंडिविजुअल थेरेपी में फ़ेस टू फेस में फिर आपको ईजी होता है कि चीज़ों को एक लॉन्गर थेरेपी भी आप कर सकते हैं, फिर कंटिन्यूसली आपको 2-3 सेशंस जो हैं या लॉन्गर सेशंस जो हैं आपको वो रखने होते हैं। तो उसमें जो है लेकिन मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगी कि उसमें हम किस तरह से हम थेरेपी करते कैसे हैं ताकि आपकी नॉलेज हो, और जब भी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर उस पर आप अटेंड कर सकते हैं डिफरेंट वर्कशॉप्स भी। पास्ट में मैंने ये इस्लामाबाद में और लाहौर में मैंने इस पर वर्कशॉप्स कराई है, कराची की टर्न अभी नहीं आई है यहाँ पे। मैं इंशाल्लाह मेरा प्लान था कि मैं इस मार्च में कराऊंगी, लेकिन वो लॉकडाउन ही हो गया तो ये मेरा रह गया फिर ना। सनोबर नदीम, हाउ टू कंट्रोल फीलिंग ऑफ हेट एंड प्रिजुडिस। नफ़रत का इमोशन इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव। जी नफ़रत और हेट जो है ना, ये बेसिकली इसी को तो फॉरगिव करना है ना हमें। हेट्रेड की जो फीलिंग है ये फीलिंग भी आपकी नेगेटिव फीलिंग है, और ये आती ही उसी वजह से है जब आपके साथ कोई कुछ चीज़ आपको बुरी लग जाती है या हर्ट करती है, या कोई चीज़ कोई आपको नुकसान पहुंचा देता है, या कोई आपका ट्रॉमेटिक इवेंट होता है उससे रिलेट करती है ये फीलिंग, या आपने नेगेटिवली चीज़ों को परसीव कर लिया होता है पास्ट में सम टाइम, और कभी कभार ट्रू आपके वाक़यात भी होते हैं ट्रॉमेटिक होते हैं जिसकी वजह से आप उस पर्सन से जो है नफ़रत करने लगते हैं। तो ज़रूरी नहीं उसके बिहेवियर से बिल्कुल नफ़रत करें, उसका बिहेवियर को गलत कहें, लेकिन उस पर्सन से जब आप नफ़रत करने लगते हैं तो नफ़रत की जो फीलिंग है ये बेसिकली फिर आपके अंदर जो है नेगेटिव इमोशन को जन्म देती है, और अगर आप इसे रिप्रेस करते रहते हैं तो ये फिर बायस बनती है, आपके गुस्से का बायस भी बनती है, आपके एंजाइटी का बायस भी बनती है, डिप्रेशन का बायस भी बनती है, सब टाइम आपको सीवियर इमोशनल प्रॉब्लम की तरफ भी ले जाती है।
इवन ये कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये जो फिज़िकल प्रॉब्लम है, ये सारे इसी वजह से होते हैं कि आप अपने अंदर जो है नेगेटिव इमोशंस को रख लेते हैं, आप निकालते नहीं हैं, या आपको उसको साथ साथ आप रिलीज़ नहीं कर रहे होते। आप समझते हैं कि ठीक है, मैं अगर कह दूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा, या ये अच्छा नहीं होगा अगर मैंने कह दिया तो। लेकिन आप जब अंदर बहुत सारी चीज़ों को जमा करना शुरू कर देते हैं तो आपके साथ ये चीज़ें रहती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये फिर आपको नुकसान जो है पहुँचाने लगती हैं। तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे इमोशंस को आप निकालते जाएं ताकि आप पॉजिटिव जो है होना शुरू हो जाए। हेट्रेड और एंगर, जी ये एंगर मैनेजमेंट की जो अभी एक प्रोग्राम हुआ था उसका लिंक मैं शेयर करती हूँ ताकि आप वो देख लें। नेगेटिव इमोशन एंड लेट इट गो। लेट गो की काफ़ी टेक्निक्स हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं, सारी की सारी ऑनलाइन सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फेस टू फेस में कुछ टेक्निक्स हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ओके ठीक है। तो क्वेश्चन वाज वी डोंट नो द रीज़न। जी सनोवर जी, हमें रीज़न नहीं पता होता है, इसलिए पता नहीं होता हमें रीज़न का, कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो वाक़या, हमारी जो मेमोरी है, हमारी मेमोरी में बहुत सारे वाक़यात ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, बहुत सारे कुछ वाक़यात बचपन में होते हैं, या कुछ वाक़यात होते हैं जो हमारे लिए बहुत पेनफुल होते हैं, और ऑटोमेटिकली हमारा जो एक मैकेनिज़्म होता है डिस्टॉर्ट, डिलीज और जनरलाइजेशन का, जो कि हमारा मेंटल प्रोसेस के अंदर हमारा मैकेनिज़्म होता है, कि बहुत सी मेमोरीज़ को ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को जनरलाइज कर देता है। हम अदरवाइज़ किसी ने हमारे साथ बुरा किया होता है तो हम जनरलाइज कर देते हैं कि नहीं मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, या डिलीट कर देते हैं, यानी वो वाक़या ही में भूल जाते हैं, हमें वो वाक़या याद ही नहीं रहता है, या डिस्टॉर्ट कर देते हैं, हमें किसी और सूरत में जो है वो वाक़या जो है हमें याद होता है, या वो मेमोरी जो है हमें किसी ना किसी पेन की सूरत में, नेगेटिव फीलिंग की सूरत में याद होती है, वो पूरा का पूरा इंसिडेंट हमें याद नहीं होता है। इसलिए हमें पता नहीं होता कि जो गुस्सा था, हार्ट फीलिंग थी, एंगर था, वो क्यों है, क्योंकि हमारे लिए पेनफुल था उस वक्त जब वो वाक़या हुआ, और हमारे अनकॉन्शियस चूँकि हमारी प्रोटेक्शन कर रहा होता है, उसका मेन प्राइम जो डेरिवेटिव है अनकॉन्शियस का, वो यही है कि हमारा सेफगार्ड करे, हमारी प्रोटेक्शन करे। तो उसके लिए चूँकि वो पेनफुल था तो वो मेमोरी ऑटोमेटिकली हमारी पास्ट में, अनकॉन्शियस में चली जाती है, रिप्रेस्ड हो जाती है, और हम डिफरेंट जो डिफेंस मैकेनिज़म्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम उसको अवॉइड करते हैं उस मेमोरी को सामने आने से, क्योंकि अगर वो सामने आएगी तो हमारे लिए पेनफुल हो जाएगी। लेकिन वो जो फीलिंग होती है ना, फीलिंग वहीं की वहीं रह जाती है, तो जब भी उससे मिलता जुलता कोई भी वाक़या होता है तो वो ट्रिगर कर जाती है, और फिर हमें लगता है कि हम इस शख्स को क्यों बर्दाश्त करें, हालांकि बज़ाहिर हमें नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या बुराई है, या हमें रीज़न का हमें नहीं पता होता है। तो इसलिए भी बहुत सारी जो साइकोथेरेपी होती है, या जो भी वट एवर टेक्निक हम यूज़ करें, चाहे वो साइको एनालिसिस हो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो, गेस्टाल्ट थेरेपी हो, हिप्नोथेरेपी हो, सभी हमें जो है बेनिफिट देती है, डिपेंडिंग अपॉन के जो थेरेपिस्ट है वो किसको यूज़ कर रहा है, और जो उसका क्लाइंट है वो कौन सी थेरेपी को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हमें इनसे ये जो है हमें फ़ायदा होता है, हम ज़िंदगी में इससे आगे बढ़ रहे होते हैं। जी आप इनबॉक्स जी बिल्कुल अनमास्क कर दें, आई विल रिप्लाई। थैंक यू शोएब जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलमा। एंगर मैनेजमेंट पे कमर एक सेशन तो डॉक्टर हिना ने कराया है, अगर आप वो देख लें, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि उसको हम दोबारा से करें तो अभी जब टेक्निक्स पे मैं आऊँगी तो फॉरगिवनेस में यकीनी तौर पे हम एंगर को ही डील करेंगे। तो एंगर मैनेजमेंट की बहुत सारी टेक्निक्स होती है, लेकिन जहाँ पे हमें लग रहा है कि एंगर रह गया है, नहीं निकल रहा है, या जो हम मैनेज कर रहे थे अभी भी वो अंदर ही है, तो उसमें लास्ट जो हमारी टेक्निक होती है ना वो फॉरगिवनेस होती है। फॉरगिवनेस जब हम करा देते हैं तो इंसान जो है फिर बहुत हद तक अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव कर लेता है, और रिलीज़ हो जाता है वो इमोशन, फिर वो बार बार आपको तंग नहीं करता। जी इट इज़ बेटर टू ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन अवर पर्सनैलिटी, ये we can dislike specific behavior, there is no need to hate from person because his or his behavior is can be bad or right। जी बिल्कुल, इंसान का जो इंटेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, अगर उसने कोई काम किया भी होता है तो उसके पीछे जो उसका बिहेवियर सही या गलत हो सकता है, लेकिन उसकी जो इंटेंशन होती है वो उसके नज़दीक, चूँकि उसके नज़दीक उसको पता होता है कि वो पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हमें जो है इंसान से नफ़रत नहीं करनी है, उसके बिहेवियर जो है उससे नफ़रत हमें, या उसको बुरा, या हम कह सकते हैं कि वो बिहेवियर जो है गलत है, उसको ठीक करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू ब्रिंग पीस विद ओवर पास्ट एंड क्लोज अनफिनिश्ड बिजनेस।
ओके, ठीक है। हम अपने पास्ट के जो पास्ट की नेगेटिव इमोशंस होते हैं उसे हमें लेट गो करना है। हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना है। जो चीज़ें बीच में रह गई थी उसकी जगह हमें और गोल्स बना लेने हैं। जैसे गोल, वेलकम डॉक्टर मोनिका फॉर ज्वाइनिंग, वेलकम शहजाद। डॉक्टर मरियम सिद्दीकी को बुलाइए। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल अगर है तो आई थिंक क्वेश्चंस काफ़ी हद तक हो चुके हैं, हमारा टाइम भी हो गया है, तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो आज जो हमने बात की है वो एक तो हमने जनरल बात की कि मेंटल हेल्थ क्या है, फॉरगिवनेस क्या है, आपके नज़दीक क्या है, आप लोग क्या समझते हैं कि फॉरगिवनेस क्या है, ताकि फिर अगला जो मेरा प्रोग्राम है आप लोगों की सवालात और कमेंट्स को सामने रखते हुए फिर मैं अपना नेक्स्ट प्रोग्राम जो है मैं उस पर बात कर सकूं। और दूसरा ये कि हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि जो फॉरगिवनेस है लोग क्या समझते हैं, या लोग फॉरगिव क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे क्या बिलीव्स हैं या क्या मिथ्स हैं जिनकी वजह से, या सच्चाई नहीं है, हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा समझते हैं कि इस तरह से है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। हमने उन चीज़ों पे बात की है। तो अगले सेशन में हम बात करेंगे कि फॉरगिवनेस के रूल्स क्या हैं, फॉरगिवनेस के कौन कौन से तरीके हैं, क्या उसमें डिफरेंट थेरेपी अप्रोचेज़ हैं जिनको हम फॉलो करके हम जो है फॉरगिव कर सकते हैं। तो आप आज के सेशंस के बारे में ज़रूर सोचिएगा और ज़रूर उन तमाम इमोशंस को जो आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है ये, क्योंकि तब्दीली तो आपने अपने अंदर लानी है ना। जब हम ये कहते हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आना है, हमें विक्टिम साइड पे नहीं रहना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड पे रहना है, यानी मुझे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद लेनी है। अगर मैं अपने आप को विक्टिम समझती रहूँगी या विक्टिम समझता रहूँगा, विक्टिम का मतलब है कि मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है तो उसको तब्दील होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो तो तब्दील हो जाएगा ना फिर अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन मैं तो वहीं का वहीं रह गया और मेरे अंदर तो कोई तब्दीली नहीं आई, तो फ़ायदा किसका हुआ? फ़ायदा तो उसका हुआ, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि मेरी लाइफ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरी फ़िज़िकल या जिस्मानी सेहत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरी जहनी सेहत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरी रूहानी सेहत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरी माशरती जो सेहत है, वाशी सेहत है, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं ठीक हूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजार सकता हूँ, मैं ठीक हूँ तो मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से अदा कर सकता हूँ। मैं अगर बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ तो जो मेरा फैमिली है, मेरा घर है, या मुझसे मुतालिक जितने लोग हैं वो एक बेहतर ज़िंदगी जो है वो गुजारेंगे। अगर मैं ठीक हूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने माशरे के अंदर एक प्रोडक्टिव किरदार अदा कर सकता हूँ। अगर मैं पॉजिटिव हूँ, मैं मेंटली हेल्दी हूँ, मैंने अपने आप को सीखा है, मैंने तब्दील किया अपने आप को, तो कल को जो है मेरा पर्पज़ ऑफ लाइफ जो है वो पूरा होगा, या मुझे जो है सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो डेफिनेटली मेरी फैमिली और जो मेरा माशरा है, मेरा इन्वायरमेंट है, मेरी सोसाइटी जहाँ मैं रहता हूँ उसके अंदर तब्दीली आएगी, उसका मैं बाइस बनूँगा, और यही चीज़ फिर अल्टीमेटली मुझे सेटिस्फेक्शन की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ जो है लेकर जाएंगी। तो मैंने ये नहीं सोचना है कि वो तब्दील करेगा या वो क्या करेगा, उसके बारे में सोचना उसका काम है, मेरे बारे में सोचना जो है वो मेरा काम है। वो नहीं सोचेगा मेरे बारे में, तो मेरे बारे में मुझे सोचना है। तो आज से सोचना शुरू कर दें, आज से लेट गो करना शुरू करें, आज से ही सोचें कि अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिवली कैसे गामजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से अपने आप को लेट गो करना है, रिलीज़ करना है, क्योंकि यही छोटे छोटे इमोशंस जो होते हैं ये आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ जो है लेके जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपनी अच्छी साउंड स्लीप करें, रिलैक्स करें अपने आप को, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव इमोशंस के साथ आज का दिन गुजारें, आज की रात गुजारें, और आगे इंशाल्लाह मुलाकात मेरी आपके साथ होगी जुमेरात को 10 बजे इंशाल्लाह इसी टॉपिक के साथ। जो अगले चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे वो पहले इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि अगर नेक्स्ट टॉपिक वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो पुरानी चीज़ों को वो समझ सकें। कमेंट्स भी ज़रूर पढ़ें, ताकि, क्योंकि हमने कमेंट्स पे बात भी की है, ताकि आपकी बेहतर जो है अंडरस्टैंडिंग हो सके। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा मैसेज जो है वो पहुंच सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।